कहानी की शुरुआत होती है जब हमारा एमसी बेहद खराब हालत में जमीन पर पड़ा होता है। उसका शरीर टूट चुका होता है, सांसें भारी हैं। तभी एक आवाज गुस्से में चिल्लाती है और उससे पूछती है कि वो आखिर कर क्या रहा है। उसी पल एक लड़की घबराकर क्रैश से कहती है कि जल्दी करे और लॉर्ड आर्थर पर लगा हुआ कर्ज चुरा ले। क्रैश भारी आवाज में जवाब देता है कि वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। उसके शरीर में अब और सहने की ताकत नहीं बची। फिर भी वो कहता है कि वो अभी कर्ज स्टील करना शुरू करेगा। तुरंत उसकी पर्पल एनर्जी जोर से उभरती है, जैसे किसी चीज को खोज रही हो। उसी के साथ वो कर्ज चुराने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यहीं से हमें क्रैश का इंट्रोडक्शन मिलता है। वो उस सबसे ताकतवर फैमिली लाइन में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे एक फेलियर माना गया। जैसे ही वो कर्ज को ऑब्जर्व करता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसी पल उसकी एबिलिटी ब्लैक हुड एक्टिवेट हो जाती है। जिस इंसान से कर्ज निकाला जा रहा होता है वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि यह स्किल ऐसी थी जो दूसरों के कर्ज को चुराकर उन्हें सीधे खुद पर ट्रांसफर कर सकती थी। फिर क्रैश का थोड़ा बैकग्राउंड दिखाया जाता है। वो ब्लू स्काई जनरेशन का हिस्सा था, हीरोज का एक एलीट ग्रुप जो दुनिया के इरोजन के खिलाफ लड़ रहा था। उधर लॉर्ड आर्थर, जो अब कर्ज से फ्री हो चुका होता है, अपने एक कंपेनियन से पोषण लेता है ताकि रिकवर कर सके। लेकिन तभी क्रैश को असहनीय दर्द महसूस होता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है। लॉर्ड आर्थर आसमान की ओर देखता है। वो अभी भी कमजोर होता है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा होता है। तभी अचानक आसमान में एक भयानक नजारा उभरता है। एक स्केलेटल नाइट जो एक डेमोनिक घोड़े पर सवार होता है, हवा में प्रकट होता है। उस क्रिएचर का लुक बेहद डरावना होता है। उसका एक हॉर्न टूटा हुआ होता है और एक आंख नीली रोशनी से चमक रही होती है। बिना एक पल गंवाए वो पहाड़ों की तरफ एक विशाल जॉइंट फायरबॉल लॉन्च कर देता है। यह देखते ही लॉर्ड आर्थर की उम्मीद टूट जाती है। वो सोचता है कि इतने कम लोगों के साथ वो ब्लू नाइट से आखिर कैसे लड़ेगा। उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वो कह देता है कि यह लड़ाई जीती नहीं जा सकती। हार मान चुका आर्थर सिग्रेन बेला और मेरी को अपने पास बुलाता है। सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उसे कसकर हकर लेती हैं। इसी बीच क्रैश हांफते हुए खड़ा होता है और लॉर्ड आर्थर का नाम पुकारता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है। वो सोचता है, ये हीरो आखिर कर क्या रहा है। लॉर्ड आर्थर, जिसके मुंह से हल्का खून बह रहा होता है, कहता है कि उस चीज को हराने का कोई तरीका नहीं है। घुटनों पर बैठे क्रैश के कानों में ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट हीरो बिल्कुल खोखले और डिमोटिवेटेड शब्द बोल रहा होता है। उन शब्दों में जीत की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन गिव अप करने का ख्याल ही क्रैश को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। इसी वजह से लॉर्ड और उसका ग्रुप अपने मरे हुए एलाइज के ढेर की तरफ पीट कर लेते हैं। क्रैश गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि सिर्फ अपनी औरतों के साथ रहने के लिए कितने लोगों की कुर्बानी दी गई। लड़कियों में से एक उसे चुप रहने को कहती है। वो लॉर्ड का बचाव करती है और कहती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। वो क्रैश को इंसल्ट करती है और उसे सिर्फ कर्ज स्टील करने वाला एक बेकार इंसान कह देती है। यह सुनते ही क्रैश भड़क उठता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे ट्रैश कहने की। वो लॉर्ड के ग्रुप की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि जिस इंसान ने उनकी जान बचाई उससे ऐसा कैसे बोल सकती है। वो चिल्लाता है कि उसकी एबिलिटी के बिना वो लोग यहां तक पहुंच भी नहीं पाते। पागलपन से भरी आंखों के साथ वो कहता है कि वो उनकी यादें ताजा करवा देता है। शुरुआत अबेला से। अबेला जो मैजिक टावर की विच और ब्लू स्काई जनरेशन की मेंबर थी, लॉर्ड के लिए चिंता करती है। क्रैश उसे याद दिलाता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस पर कर्ज था, वही कर्ज जो उसने खुद स्टील किया था। वो याद दिलाता है कि जब वो उस कर्ज के दर्द से गुजर रहा था तब अबेला ने उस पर हमला कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पेन किलर्स लेने गया था। अबेला का चेहरा शौक से भर जाता है। उसका अतीत आंखों के सामने आ जाता है। क्रैश ठंडी आवाज में कहता है कि दूसरों को इग्नोर करने की उसकी आदत कभी बदली ही नहीं। क्रैश इसके बाद मेरी डायना की तरफ मुड़ता है, जो एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्ग पियर मानी जाती थी। वो उसे सीधे ब्रेनलेस इडियट कह देता है। कहता है कि वो हर बार किसी न किसी कर्ज में फंस जाती थी और फिर रोते हुए उसके पास आती थी कि कर्ज स्टील कर ले। फिर उसकी नजर उस प्रिंसेस पर जाती है जिसने उसे ट्रैश कहा था। क्रैश याद दिलाता है कि उसी लड़की के लिए उसने अपनी आंखें तक कुर्बान कर दी थीं। वो पूछता है कि क्या उसे जरा सा भी अंदाजा है कि उस वक्त उसे कैसा लगा था जब उसने उसकी मदद की थी, जबकि एकेडमी के दिनों में वही लड़की उसे बुली करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग फैक्शन से था। एकेडमी में उसे बुरी तरह पीटा जाता था। उसे बार बार फेलियर कहा जाता था क्योंकि वो फाइट बैक नहीं कर सकता था। फिर भी उसने सारी बेइज्जती झेली, सारी ह्यूमिलिएशन सहन की, और फिर भी उसकी आंखें हील कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लू स्काई जनरेशन का हिस्सा थी। वो दुनिया बचाने वाली थी, जबकि वो खुद किंगडम के लिए सिर्फ एक डिस्ग्रेस था, एक ऐसा कंप्लीट फेलियर जिसके पास फाइटिंग का कोई टैलेंट नहीं था। यहीं से क्रैश सोचने लगता है कि इतने लंबे वक्त तक उनकी गंदी प्रॉब्लम साफ करने का आखिर पॉइंट ही क्या था। तभी लॉर्ड आर्थर बोलता है कि अगर कोई और होता तो ये सब शायद इम्पॉसिबल होता, लेकिन दुनिया को बचाने वाला इंसान क्रैश ही होना चाहिए। एमसी को याद आता है कि कैसे वो लॉर्ड आर्थर को एक महान हीरो और लीडर मानता था। वो उसे हमेशा फ्रंट लाइंस पर देखता था और उसी दिन उसने फैसला किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसीलिए वो पूछता है कि जब वो एंड तक पहुंच ही गए हैं तो हीरो इतनी आसानी से गिव अप क्यों कर रहा है। आर्थर ठंडी आवाज में कहता है कि जब दुनिया वैसे भी खत्म होने वाली है तो अब सच बताने में कोई दिक्कत नहीं है।
वो रिवील करता है कि दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए वो सब कुछ फिर से बिगिनिंग से रिस्टार्ट करने वाला है। यह सुनकर एमएससी पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आर्थर कंफर्म करता है और कहता है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने दुनिया की डिस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस की है। फिर लॉर्ड अपनी स्पेशल एबिलिटी रिवील करता है, रिग्रेशन, और वो बताता है कि इस बार उसने एक ऐसी टेक्निक ढूंढ ली है जिसमें 3 लड़कियां अपनी मेमोरीज के साथ वापस जा सकती हैं। एमसी पूरा प्लान समझ जाता है। अगर सब लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ रिस्टार्ट करें तो अगली बार डिस्ट्रक्शन रोकने के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। आर्थर कहता है कि वो सब कुछ स्क्रैच से रिस्टार्ट करेगा, लेकिन सिर्फ उन 3 लड़कियों के साथ। एमसी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है उसका क्या होगा। एक सैडिस्टिक स्माइल के साथ लॉर्ड सबसे बुरी खबर देने के लिए तैयार होता है। वो बस इतना कहता है कि क्रैश अब उसके प्लान के लिए जरूरी नहीं है। यह सुनते ही एमएससी की दुनिया टूट जाती है। लॉर्ड मान लेता है कि ब्लैक हुड एबिलिटी बहुत यूजफुल थी, क्योंकि वो ऐसे कर्स स्टील कर सकती थी जिन्हें नॉर्मली ब्रेक नहीं किया जा सकता था। लेकिन आर्थर कहता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ रिग्रेस करने का क्या फायदा जो पहले से ही पूरी तरह टूट चुका हो। इसलिए उसके हिसाब से नेक्स्ट लाइफ में क्रैश का एक नया क्लीन वर्जन लेना ज्यादा एफिशिएंट होगा। एमसी समझ जाता है कि उसे पूरे टाइम सिर्फ एक डिस्पोजेबल आइटम की तरह यूज किया गया। प्लान शुरू से ही उसे छोड़ देने का था। लॉर्ड ये भी कहता है कि वो नेक्स्ट लाइफ में भी उसे यूज करेगा और उसके बाद वाली में भी, और फिर एक सनिकल फेयरवेल दे देता है। डेस्परेट होकर एमसी ग्रुप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसे याद आता है कि कहीं ना कहीं वो पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर आर्थर सच में उसका दोस्त होता तो वो कभी भी क्रैश को सबके द्वारा इग्नोर होने नहीं देता। आखिरी डेस्पिरेशन में वो चिल्लाता है और आर्थर से कहता है कि उसे साथ ले जाए। धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस और ताकत दोनों फेड होने लगती है। उसे लगता है कि इस रेट पर दुनिया खत्म होने से पहले ही वो मर जाएगा, लेकिन एमसी इतना पैथेटिक एंड एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। उसे याद आता है कि ब्लैक हुड सिर्फ कर्स ही नहीं, एबिलिटीज भी स्टील कर सकता है। इस सिचुएशन के सामने वो सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। उधर आर्थर और तीनों लड़कियां बिना रुके रिग्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करती रहती हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक क्रैश के शरीर से एक डार्क एनर्जी बाहर फूट पड़ती है। वो एनर्जी हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। क्रैश के चेहरे पर एक ट्रायम्फेंट स्माइल उभर आती है। उसे समझ आ जाता है उसका प्लान काम कर गया है। पर्पल एनर्जी पूरी तरह लॉर्ड आर्थर के शरीर को एनवेल्प कर लेती है। क्रैश का गोल सिर्फ एक होता है, उस गद्दार से उसकी रिग्रेशन एबिलिटी चुराना। आर्थर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि क्या एमसी अभी भी गिव अप नहीं कर रहा। क्रैश ठंडी लेकिन पागल सी आवाज में जवाब देता है। कहता है कि वो आर्थर के साथ अनगिनत डिस्ट्रक्शंस जी चुका है। हर बार जब वो यूजलेस हो जाता था, हर बार जब उसका काम खत्म हो जाता था, उसे छोड़ दिया जाता था। इसलिए अब वो आर्थर को बताता है कि इस बार अबेंडन होने की बारी उसकी है। पागलपन भरी मुस्कान के साथ वो मान लेता है कि शायद वो सच में इंसान हो चुका है। वो ब्लू नाइट की तरफ इशारा करता है और याद दिलाता है कि दुनिया का रुइन होना पहले से तय है। जॉइंट नाइट ऊपर से सब कुछ अपनी ठंडी कैलकुलेटिंग नजर से देख रहा होता है। आर्थर क्रैश की डिटर्मिनेशन और उसके प्लान से डर जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो एमसी के पागलपन को समझता है, लेकिन एमसी को उस गद्दार की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है अगर आर्थर दुनिया नहीं बचाएगा तो वो खुद अगली जिंदगी में यह काम करेगा। इतना कहकर एमसी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी पल रिग्रेशन एबिलिटी पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। वो पावर को अपने शरीर में दौड़ता हुआ महसूस करता है। उसका माइंड टाइम के थ्रू ट्रैवल करने लगता है। अचानक वो अपनी आंखें खोलता है। सीन एकदम से बदल जाता है। एमसी एक बच्चे के रोने की आवाज से उठता है। वो एक बेहद लग्जरी जगह पर होता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। उसे समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो इधर उधर देखता है और धीरे धीरे रियलाइज करता है कि वो एक बहुत फैंसी वेल डेकोरेटेड रूम में है। जगह फेमिलियर लगती है, लेकिन उसकी मेमोरी अभी भी थोड़ी जम्बल्ड होती है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है वो फिर से एक बच्चा बन चुका है और उसी घर में है जहां वो पहले रहता था। तभी एक सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है जो कंफर्म करती है कि रिग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। वो अपने 13 ईयर ओल्ड सेल्फ में वापस आ चुका होता है। यहीं से समझाया जाता है कि वर्ल्ड्स इरोजन क्या होता है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। दूसरे डायमेंशन से अलग अलग स्पीशीज दुनिया पर इन्वेड कर लेती हैं। इन क्रिएचर्स में से कुछ बिल्कुल ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर भयानक मॉन्स्टर्स होते हैं, अलग अलग शेप्स और साइज में। इन्हें वर्ल्ड एरोडर्स कहा जाता है और ये बेहद डेंजरस होते हैं। इसी वजह से नॉर्मल ह्यूमंस के पास कोई चांस नहीं होता। वो या तो भागते हैं या मदद के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस कांस्टेंट थ्रेट का सीधा सामना करते हैं। वो मैजिक और स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन से बचाते हैं। ये हीरो अपनी जान रिस्क पर लगा
जाकर एपिक बैटल्स लड़ते हैं ताकि दुनिया को बचाया जा सके। इस एलीट ग्रुप को ब्लू स्काई जनरेशन कहा जाता है और हमारा एमसी भी कभी इसका हिस्सा था। एक वीक बॉडी के साथ जो सिर्फ कर्स सील कर सकती थी, उसने भी उस जनरेशन को ज्वाइन किया था। इसीलिए उसे कर्स का लाइटनिंग रोड बना दिया गया और आखिर में उसे धोखा दे दिया गया। जब एमसी अपनी उस मिजरेबल लाइफ को याद करता है तो वो अचानक अपने बेड पर उठ बैठता है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ होता है। वो चारों तरफ देखता है और तुरंत पहचान लेता है ये उसका पुराना कमरा है। लेकिन एक चीज उसे अजीब लगती है, वेदर। उसे साफ याद है कि पहले विंटर था, लेकिन अब बाहर गर्म समर जैसा माहौल है। थोड़ा और देखने पर उसे समझ आता है कि यह जगह एजोर पाइन मेंशन है, वही जगह जहां वो बचपन में रहा करता था। इसका मतलब साफ था, आर्थर पर ब्लैकहुड यूज करने का उसका फाइनल गैम्बल सच में काम कर गया था। उसने सच में रिग्रेशन एबिलिटी चुरा ली थी। एमसी शॉक्ड भी था और रिलीव्ड भी। यह आउटकम उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है, उसने यह एबिलिटी चुराई कैसे? कई लोग मानते हैं कि ब्लैकहुड एक ऐसी स्किल है जो फ्रीली यूज की जा सकती है, लेकिन असल में इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है। ब्लैकहुड से किसी भी टारगेट को स्टील करने के लिए एक लॉक जनरेट होता है। उस लॉक को अनलॉक करना जरूरी होता है और यह लॉक इस बात पर बेस्ड होता है कि ऑनर अपने टारगेट को कितनी वैल्यू देता है। अगर कोई इंसान किसी सिंपल पत्थर को भी बहुत प्रेशियस मानता हो तो उसे चुराना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो चीजें अपोनेंट के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, जैसे स्किल्स, उन्हें स्टील करना बेहद मुश्किल होता है। जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा कंडीशंस और थेफ्ट उतना ही हार्ड। ये सोचते हुए एमसी वंडर करता है कि उस वक्त आर्थर के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे साफ याद आता है, ब्लैकहुड एक्टिवेट हुआ था, लेकिन उसने कोई लॉक अपीयर होते नहीं देखा था। लॉ का ना होना इस बात का सीधा सबूत था कि आर्थर खुद उस स्किल से छुटकारा पाना चाहता था। एमसी को यकीन नहीं होता। हीरोज का किंग रिग्रेशन जैसी एबिलिटी को ऐसे ही फेंक देना चाहता था। पास्ट को याद करते हुए उसे एहसास होता है कि आर्थर कई बार अजीब बिहेव करता था। वो हमेशा थका हुआ लगता था, जैसे दुनिया बचाना उसके लिए बस एक बोरिंग काम बन चुका हो। एक ही डूम्ड वर्ल्ड को बार बार रिपीट करना किसी को भी मेंटली तोड़ सकता है। इसीलिए आर्थर के लिए रिग्रेशन एक टेरेबल कर्स बन चुका था। यही वजह थी कि वो अपनी मेमोरीज 3 लड़कियों को ट्रांसफर करना चाहता था और खुद मूव ऑन करना चाहता था। इस तरह वो लोग साथ में रिग्रेस कर सकते थे और आर्थर पीछे छूट जाता। ब्लैकहुड से स्किल स्टील हो जाना एक बहुत डरावनी सच्चाई दिखाता है। इसका मतलब था कि आर्थर रूइंड वर्ल्ड में अपनी मेन एबिलिटी के बिना फंस गया था। वो ब्लू नाइट के मीटियोर शावर से हिट हुआ और लगभग तय था कि वहीं उसका एंड हुआ होगा। एमसी बेटर आवाज में कहता है कि उसने वही स्किल ली जिसे आर्थर सबसे ज्यादा छोड़ना चाहता था और उसे इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। यह सोचते हुए एमसी एक कड़वी हंसी हंसता है। उसे याद आता है कि उसके साथ कितनी इनजस्टिस हुई थी, कैसे उसे हमेशा ग्रुप से अलग रखा गया। लोग ऐसे बिहेव करते थे जैसे कर्स अब्सॉर्ब करना कोई आसान काम हो। उसके दर्द को इग्नोर किया गया। किसी ने भी एक टीममेट की सफरिंग की परवाह नहीं की। गुस्से के आंसुओं के साथ वो सारी ह्यूमिलिएशन याद करता है जो उसने झेली थी। इसी वजह से वो आर्थर को कर्स करता है और कहता है कि हीरो को वही मिला जो वो डिजर्व करता था। पास्ट में वापस आकर एमसी मिरर में देखता है। उसे अपनी यंग अपीयरेंस साफ दिखाई देती है। वो लगभग 10 साल का होता है। हाइट छोटी है, लेकिन उम्र के हिसाब से मसल्स ठीक ठाक बने हुए हैं। ये सब वॉलहेम फैमिली में सरवाइव करने के लिए रोज की गई ट्रेनिंग का रिजल्ट था। तभी उसे रियलाइज होता है, वो अभी अभी प्रूविंग सेरेमनी के बाद मेंशन में आया है। ये वही सेरेमनी थी जहां हर फैमिली मेंबर की किस्मत तय होती थी। जितना बेहतर कॉन्ट्रैक्टर, उतना ही हाई लेवल गॉड उसे चूज करता था। लेकिन एमसी एक एक्सेप्शन था। उसके पास कोई टैलेंट नहीं था। किसी भी गॉड ने उसे नहीं चुना। इसी वजह से उसे फैमिली के मेन हाउस से निकाल दिया गया और भेज दिया गया एजर पाइन मेंशन, फेलियर्स की जगह। अब वो फिर से फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर बनकर इसी नफरत भरी जगह पर खड़ा था। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। अब वो अकेला इंसान था जो दुनिया के आने वाले एंड के बारे में जानता था। एक ऐसा एंड जिसे पावरफुल ब्लू स्काई जनरेशन भी नहीं रोक पाई थी। विंडो के बाहर देखते हुए वो खुद से पूछता है, क्या वो इस बार दुनिया के एंड को रोक पाएगा? उसके दिमाग में डिस्ट्रक्शन के डार्क विजन उभरते हैं। अलग अलग मॉन्स्टर्स, टूटी हुई दुनिया, चीखें। गुस्से में वो विंडो पर जोर से पंच करता है और फैसला करता है वो अब बैठकर रोएगा नहीं। ये सवाल नहीं है कि वो कर पाएगा या नहीं, उसे करना ही होगा, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत कुछ सहा है। अगर दुनिया डिस्ट्रॉय होती है तो वो भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। डिटरमाइंड नजर के साथ वो समझ जाता है अब फाइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहीं से डिस्ट्रक्शन को रोकने का पहला स्टेप शुरू होता है। तभी अचानक एक आवाज उसे यंग मास्टर कहकर बुलाती है। एक बूढ़ा बटलर सामने आता है। एमसी उसे देखते ही खुश हो जाता है। उसे एहसास होता है वो अभी जिंदा है। ये अरुटो था, एजोर पाइन मेंशन का इकलौता बटलर। फेलियर होने के बावजूद वही अकेला इंसान था जो एमसी का ख्याल रखता था। लेकिन उसी पल एक डरावनी याद एमसी के दिमाग में उभर आती है। यही अरुटो था जिसने उसके भाई के ऑर्डर्स पर उसे जहर दिया था। एक रेज्ड लुक के साथ एमसी सोचता है, ओल्ड मैन कब पॉइजन यूज करेगा?
उसे याद आता है कि जब वो 14 साल का था तब उसे जहर पिलाया गया था और वहीं से उसने बिट्रेयल का पहला लेसन सीखा था। उसके बाद उसे और भी लोग याद आते हैं जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उसकी अपनी फैमिली तक उसे डिस्पाइस करती थी, उसे एक नोबडी की तरह ट्रीट किया जाता था। फिर एक और सीन याद आता है। दो आदमी हैरान होते हैं जब एक सिर्फ 15 साल की लड़की नाइट्स को डिफीट कर रही होती है। ये थी शार्लेट वॉलहेम, एमसी की बड़ी हाफ सिस्टर, एक ट्रू स्वॉर्डसेंट। दोनों आदमी उसके टैलेंट पर कमेंट करते हैं, कहते हैं ऐसा टैलेंट 1000 साल में एक बार पैदा होता है। उसी वक्त दूसरा हाफ ब्रदर ब्रोइन वॉलहेम उन कॉम्प्लीमेंट से खूब अनॉयड दिखता है। उसकी आंखों में नफरत चमक रही होती है। वो कसम खाता है कि वो उसकी पूरी ब्लड लाइन खत्म कर देगा, लेकिन वो जानता था कि शार्लेट एक बहुत बड़ा रिस्क है। उसकी माँ भी बेहद पावरफुल थी, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, फैमिली का यूजलेस फेलियर यानी एमसी। वो डिसाइड करता है कि अपना प्लान एमसी को खत्म करके शुरू करेगा। बरोइन सीधे अरियोटो से बात करता है। वो कहता है कि बटलर का रास्ता भी क्रिश की वजह से ब्लॉक हो चुका है। फिर वो जहर की बात निकालता है, एक ऐसा ऑफर जो सुनने में शांति भरा लगता है लेकिन असल में पूरी तरह शैतानी होता है। बरोइन वादा करता है कि अगर अरियोटो उसकी बात माने तो वो उसकी बेटी की सारी परेशानियां खत्म कर देगा। सिर्फ परेशानियां ही नहीं, उसकी मौत का सॉल्यूशन भी। अरियोटो हिचकिचाता है, उसकी आवाज कांपती है जब वो कहता है कि उसने क्रिश को अपने बेटे की तरह पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ब्रोइन की आवाज अचानक ठंडी हो जाती है। वो सिर्फ एक बार अरियोटो का नाम लेता है, वही नाम उस पर प्रेशर डालने के लिए काफी होता है। फिर वो पूछता है, क्या वो बटलर किसी और के बच्चे को अपनी बेटी से ज्यादा चुनेगा? इस इम्पॉसिबल चॉइस के सामने अरियोटो टूट जाता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वो हामी भर देता है। इसी तरह बटलर एमसी के खाने में जहर मिला देता है और उसी पल क्रिश की किस्मत सील हो जाती है। उसका हाथ कांप रहा होता है जब वो ये काम करता है। सीन बदलता है। एमसी शॉक में अरियोटो को देख रहा होता है। वो उसकी बाहों में पड़ा होता है, खून से लथपथ, इंजर्ड। अपनी आखिरी ताकत से अरियोटो यंग मास्टर से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया था। वो उसे धोखा देने का गहरा पछतावा जताता है। फिर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, उसका हाथ बेजान जमीन पर गिर जाता है। यही उसकी जर्नी का एंड होता है। डिवास्टेटेड एमसी खुद से पूछता है, उसने ऐसा क्या किया था कि उसे इतना दर्द मिला? तभी सच सामने आता है, अरियोटो गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसने वही जहरीला स्ट्यू खुद खा लिया था। प्रेजेंट में वापस आकर क्रिश बटलर का सामना करता है। अरियोटो डम बनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का सीधे पूछता है, क्या तुम्हें लगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं होगा? एमसी समझ जाता है कि वो फिर से बटलर को कॉर्नर कर रहा है, इसलिए वो अपनी टैक्टिक्स बदलता है। वो शांति से कहता है, अगर वो फेलियर नहीं होता तो अरियोटो को कभी ऐसा ऑर्डर नहीं मिलता। अरियोटो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा था कि लड़का रोएगा या गुस्सा करेगा, लेकिन यंग मास्टर का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। इसके बजाय क्रिश उसे अपने पीछे चलने को कहता है। बटलर पूरी तरह सरप्राइज्ड रह जाता है। फिर एमसी एक अजीब सा ऑर्डर देता है। वो अरियोटो से कहता है, वॉल काटो। क्रिश चैलेंज करता है कि यह उसके लिए आसान होना चाहिए। अरियोटो बिना एक पल सोचे मान जाता है। वो पूरी ताकत से अटैक की पोजीशन लेता है, एक जॉइंट स्वॉर्ड निकालता है जो इंटेंस पर्पल ऑरा से ग्लो कर रही होती है। हथियार बेहद पावरफुल लगता है, जैसे सिर्फ वॉर का इंतजार कर रहा हो। एक सॉफ्ट कंट्रोल्ड मूवमेंट में वो लाइब्रेरी वॉल पर एक प्रिसाइज स्लैश करता है। रिजल्ट में एक परफेक्ट होल बन जाता है और उसके पीछे एक सीक्रेट पैसेज रिवील हो जाता है। क्रिश कट की तारीफ करता है। अरियोटो सीक्रेट पैसेज देकर हक्का बक्का रह जाता है। एमसी उसे अच्छे काम के लिए कांग्रेचुलेट करता है। बटलर लड़के को देखता है और सोचता है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसे पहले से सब पता हो। उसे एहसास होता है कि यंग मास्टर कल के मुकाबले पूरी तरह बदल चुका है। इसके बाद लड़का आगे बढ़ता है और एक लॉक्ड डोर के सामने रुक जाता है। अरियोटो उस दरवाजे को देखकर सोच में पड़ जाता है कि वहां आखिर पहले क्या हुआ था। एमसी दरवाजे को घूरता है और धीमी आवाज में कहता है कि उसे पुराने दिन याद मत दिलाए जाए। उसे साफ याद होता है कि भविष्य में इसी जगह आग लगी थी। आग के बाद वहां सब कुछ राख बन चुका था, लेकिन इस बार वो समय में पीछे लौट आया था, डिजास्टर होने से पहले। यह देखकर अरियोटो ऑफर करता है कि अगर कहना हो तो वो चेन्स काट सकता है, लेकिन क्रिश मना कर देता है। वो कहता है कि इस बार वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा। इतना कहकर वो अपनी एबिलिटी ब्लैक हुड एक्टिवेट करता है। काली परछाइयां क्रिश के शरीर से बाहर निकलती हैं। वो सिस्टर शैडोज धीरे धीरे दरवाजे के लॉक को डिवोर करने लगती हैं। कुछ ही पलों में चेन्स और लॉक पूरी तरह टूट जाते हैं। ये नजारा देखकर अरियोटो डर जाता है। एमसी टूटे हुए लॉक को जमीन पर फेंक देता है। अरियोटो हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या उसने किसी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? क्रिश एक पल के लिए सोचता है। उसे याद आता है कि स्टोरी के इस पॉइंट पर उसके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए वो झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसने एक माइनर गॉड के साथ पैक्ट किया है और अरियोटो चाहे तो ये बात उसके फादर को भी बता सकता है। बटलर यंग मास्टर के जवाब से बिल्कुल बोल नहीं पाता। अरियोटो को याद आता है कि बस कल तक उस लड़के की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसके अंदर जिंदा रहने की चाह ही खत्म हो चुकी हो। अब वो मानता है कि गॉड के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट ने लड़के को एक ही रात में बदल दिया है।
अब उसके पास नए स्किल्स होंगे। वो सोचता है कि क्रश की नसों में भी जीनियस शार्लेट का ही खून बह रहा है और अब उसमें भी असली पोटेंशियल जाग चुका है। डिटर्मिनेशन से भरी नजरों के साथ अरियोटो दांत पीसता है, जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। कुछ ही पलों बाद बटलर यंग मास्टर को पुकारता है और उसका ध्यान खींचता है। झुककर वो कसम खाता है कि यंग मास्टर जो भी शुरू करेगा उसे पूरा करने तक वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। हमारे एमसी को एहसास होता है कि यह रिग्रेशन का एक नुकसान है। पास्ट से अलग फैसले लेने की वजह से आरोथ का बिहेवियर भी बदल रहा है, लेकिन वो आरोथू जिसने उसे धोखा दिया था, जो उसकी बाहों में मर गया था, उसकी यादें अभी भी उसके दिमाग में जिंदा हैं। क्रश सोचता है, क्या आर्थर ने जानबूझकर उसे स्किल चुराने दी थी? इसी सोच के साथ वो अरियोटो की लॉयल्टी पक्की करने का एक प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि जब तक वो यहाँ है तब तक अपने यूज के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जमा करना ही सही रहेगा। वो अरियोटो से कहता है कि वह जो चाहे करे, क्योंकि उसकी बेटी के ट्रीटमेंट के बारे में वो बाद में सोचेगा। फिलहाल उसकी टॉप प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट लाइब्रेरी है। इतना कहते ही दरवाजा एक इंटेंस चमक के साथ खुलता है। अंदर का सीन सामने आते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। लाइब्रेरी के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकलती है और लड़के को पीछे फेंक देती है। वो हाँफने लगता है, ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुका होता है। उस इमेंस पावर का प्रेशर महसूस करके वो सोचता है कि उसने अब तक कई कर्ज देखे हैं, लेकिन ये वाला उसे अंदर तक हिला देता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका मैनुअल यहीं मौजूद है। दोनों किताबों से भरी शेल्फ्स की तरफ देखते हैं। उनमें से एक शेल्फ से एक खतरनाक आग जैसी ऑरा निकल रही होती है। कुछ ही पलों बाद वो सही किताब को पहचान लेता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है, मिल गई। ये अजूर पाइन पवेलियन की सीक्रेट लाइब्रेरी है, एक ऐसी जगह जहां फेल्ड एंसेस्टर्स की यादें संभाल कर रखी गई हैं। ये स्किल्स नहीं हैं, बल्कि उन इंसानों के नतीजे हैं जिन्होंने मैक्सिमम पावर हासिल करने के लिए मैनुअल्स लिखे थे। शुरुआत में कोई भी यहाँ आ सकता था, लेकिन एक इंसान की वजह से यह जगह सीक्रेट बना दी गई। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वॉलहिजस डियरिजहाई था, फैमिली का सबसे ज्यादा फियर किया जाने वाला एंसेस्टर। वेलहिस को वॉलहेम फैमिली के इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता था, लेकिन वो दुनिया के इरोजन से कंज्यूम हो गया और आखिरकार सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन बैठा। हमारा एमसी दांत पीस लेता है, क्योंकि यह सीक्रेट मैनुअल उसी फेलियर ने छोड़ा था। मुस्कुराते हुए वो किताब उठाता है और कहता है, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब ये मैनुअल मेरा है। उसका पूरा नाम डियरिस वॉलहम था। सभी एंसेस्टर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल, वही फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर और वही सबसे स्ट्रांग फिगर भी। उसके वक्त दुनिया के सबसे बड़े मेजर्स ने उसकी इमेंस पावर को चैलेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बिना जरा सी मेहनत के सिर्फ एक हाथ से उनकी मैजिक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सैडिस्टिक मुस्कान के साथ वो हर अपोनेंट को आसानी से डोमिनेट करता था। उसके विक्टिम्स में से एक जमीन पर गिरा पड़ा होता है। ये साफ हो चुका था कि कोई भी उसे रोक नहीं सका। उसकी सीक्रेट टेक्निक को कहा जाता था एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन। एरोजन को एब्जॉर्ब करके उसने मैडनेस की एक सीक्रेट टेक्निक यूज की थी, ताकि उस पावर को कंट्रोल कर सके। क्रश किताब पकड़े सोचता है, क्या डियरिस इरोजन को कंट्रोल न कर पाने की वजह से पागल हो गया था? उसे याद आता है कि जब वो खुद कर्स से हिट हुआ था, तब उसने ब्लैक हुड का इस्तेमाल करके उसे वीकन किया था। किताब हाथ में लिए वो रियलाइज करता है कि वही प्रिंसिपल वो ब्लड पॉइजन पर भी यूज कर सकता है। आइडिया सिंपल है, एक ऐसी कर्व्स को स्टील करना जो आउटबर्स्ट्स को कंट्रोल करे और उसे दूसरी कर्व्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करना। इस तरह दो अपोजिट फोर्सेस एक पावर कॉन्फ्रंटेशन में टकराती हैं और वहीं से एक नई एनर्जी पैदा होती है। एक ऐसी एनर्जी जो दोनों के फ्यूजन से जन्म लेती है और कुछ बिल्कुल नया बना देती है। हमारे एमसी को एहसास होता है, इस मेथड से वो भी डियरिस जितना स्ट्रांग बन सकता है। फिर वो आरियोटो की तरफ मुड़ता है और उसे पास बुलाकर अपने अगले ऑर्डर्स देता है। आज से वह साफ ऑर्डर करता है कि किसी भी हालत में कोई भी अजूर पाइन मेंशन के अंदर एंटर नहीं करेगा। बटलर बिना एक भी सवाल पूछे ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और तुरंत उसे फॉलो करने चला जाता है। अरियोटो मन ही मन फैसला कर लेता है कि वह बैरन का प्रपोजल ठुकराकर यंग मास्टर का एहसान चुकाएगा। अब से उसका असली मास्टर यंग क्रश ही है। उधर दूसरी तरफ बैरन गुस्से से पागल हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि अरियोटो ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, तो वो कमरे में सब कुछ तोड़फोड़ डालता है। वो जीनियस चार्लेट के बारे में छपी एक न्यूज़पेपर को देखता है और झुंझलाकर कहता है कि वो और वो फेलियर दोनों ही उसे बेहद इरिटेट करते हैं। वो चार्लेट की मां के खून को कोसता है, जो उसकी बहन लिलिश के साथ उसकी डायरेक्ट लाइनेज में इंटरफेयर करता है। लिलिश नाम की औरत के चेहरे पर भी गहरी नाराजगी साफ दिख रही होती है। इतनी फ्रस्ट्रेशन में बैरन गुस्से से दांत पीसता है। तभी एक सर्वेंट उसके पीछे प्रकट होता है और पूछता है कि क्या मास्टर बैरन ने उसे बुलाया था। बैरन सर्वेंट को मेंशन भेज देता है ताकि वो पता लगाए कि बटलर ने अचानक अपना डिसीजन क्यों बदला। कुछ देर बाद सर्वेंट वापस आता है और बताता है कि वो अंदर जा ही नहीं पाया। ये सुनकर बैरन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सर्वेंट समझाता है कि यंग मास्टर के बटलर ने एंट्रेंस ब्लॉक कर दी है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा, यहां तक कि फैमिली के हेड को भी एंटर करने नहीं दिया गया। ये सुनते ही बैरन पूरी तरह फ्यूरी में आ जाता है। वो क्रश को कोसता है, उसे एरोगेंट फेलियर कहता है। उधर हमारा एमसी एक पर्पल ऑनरा के बीच मेडिटेट कर रहा होता है। लड़का पूरी तरह फोकस्ड है अपनी ट्रेनिंग पर, ताकि वो और भी स्ट्रांग बन सके।
एक पंच के साथ वो पावर महसूस करता है और सोचता है क्या वो आखिरकार एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया है। ऑनरा के अलग अलग लेवल्स होते हैं। पहला यूजर लेवल, जहां बेसिक चीजें सीखी जाती हैं। दूसरा एक्सपर्ट लेवल, जो जीनियस और आम लोगों के बीच की लाइन होता है। वो सोचता है कि शार्लेट, जो उससे सिर्फ 2 साल बड़ी है, वो पहले ही लगभग ऑरा मास्टर बन चुकी है। इतना बड़ा टैलेंट होने के बावजूद वो अपनी बहन से खुद की तुलना करता है और सोचता है क्या वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसी सोच में डूबा हुआ बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो जमीन की तरफ देखता है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अगर ट्राई नहीं करेगा तो कभी पता नहीं चलेगा। वो खुद को तसल्ली देता है। रिग्रेशन से पहले कर्ज की वजह से वो ऑनरा तक यूज नहीं कर पाता था, लेकिन अब हालात अलग हैं। चाहे वो शार्लेट से कंपेयर ना भी हो पाए, वो एक और फेलियर की तरह छोड़े गए सीक्रेट मैनुअल्स के साथ भी ग्रो कर सकता है। डिटरमिन स्माइल के साथ वो खुद से कहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। उसके दिमाग में अपने फ्यूचर का एक विजन आता है जहां वो बड़ा हो चुका है और एक पावरफुल ऑन्ड्रा से घिरा हुआ है। वो खुद से कहता है फिलहाल के लिए इतना काफी है। तभी अरियोटो एक टॉवल लेकर आता है और एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने पर उसे बधाई देता है। आरएमसी टॉवल ले लेता है और कहता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, इस पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। खुद को सुखाते हुए वो बटलर से पूछता है कि वो वहां क्यों इंतजार कर रहा था। बटलर झुककर अनाउंस करता है कि उसकी फियांसे लेडी बियांका हार्डन हार्ट मेंशन पहुंच चुकी है। यह सुनते ही आरएमसी पूरी तरह शॉक्ड और स्पीचलेस रह जाता है। आरएमसी को तुरंत याद आता है कि फ्यूचर में बियांका को व्हाइट डीमन कहा जाता था, एक बेहद डरावनी हंसी। वो आइरोडर्स की लीडर बनी थी और हेवंस के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक को हरा चुकी थी। लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ हार्डन हार्ट फैमिली की सबसे छोटी बेटी है, एक नॉर्मल सी छोटी लड़की। गेट पर खड़ी लड़की को देखते ही वो समझ जाता है ये एक पॉलिटिकल मैरिज है, एक ऐसी डील जहां वॉलहम फैमिली एक नोबडी से छुटकारा पा लेती है और बदले में नॉर्थ के साथ एक पावरफुल अलायंस हासिल करती है। हल्की सी मुस्कान के साथ आरएमसी सोचता है असल में दोनों को उनकी फैमिलीज अपने अपने फायदे के लिए यूज कर रही हैं। वो सोचता है कि उसके पास पहले से ही बियांका से डिस्कस करने के लिए कुछ था, लेकिन उसे हैरानी होती है कि वो खुद चलकर यहाँ आ गई। बियांका हार्डन हार्ट उस फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है जो नॉर्मन कॉन्टिनेंट को रूल करती है। अपनी माँ के इन्फ्लुएंस की वजह से मिले कर्ज के कारण बियांका एक बड़ी प्रॉब्लम के साथ पैदा हुई थी। पैदा होते ही वो एक कर्ज से अफ्लिक्टेड थी, स्नोडॉल। ये कर्ज उसकी सोल तक पहुंच चुका था, इसलिए इसे नॉर्मल तरीकों से तोड़ा ही नहीं जा सकता था। अपनी माँ की जान के बदले पैदा हुई एक कर्स्ड चाइल्ड होने की वजह से उसकी हालत पहले से ही काफी दुखद थी। इसी वजह से उसे अपनी ही फैमिली के अंदर भी बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता था। ये सब सोचते हुए आरएमसी खुद से सवाल करता है क्या ये लड़की किसी वजह से उससे नफरत करती है। वो उम्मीद करता है कि ये उसके प्लान में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि वो उसका कर्ज चुराकर अपने लिए लेना चाहता है। आखिरकार स्नोडॉल वही कर्ज है जो एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए उसे चाहिए। अपनी इंटेंस ट्रेनिंग से निकला पसीना पहुंचते हुए आरएमसी बटलर को थैंक्स कहता है। फिर वो अरियोटो से कहता है कि लड़की को मेंशन के अंदर ले आए और थोड़ी देर वेट करने को बोले। इसी के साथ उसके दिमाग में 5 महीने पहले की एक मेमोरी उभर आती है। वो दिन जब क्रश ने बियांका के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, उस पर चिल्लाया था, उसे बाहर निकल जाने को कहा था और यहाँ तक कह दिया था कि वो सिर्फ उसकी फैमिली की पावर में इंटरेस्टेड है। उस ह्यूमिलिएशन के बाद लड़की उदास लेकिन बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ी रही थी। बिना कुछ कहे बस मुड़कर कमरे से बाहर चली गई थी। बियांका अपने मन में सोचती है वो यहाँ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी। फ्लैशबैक में उसका पिता कहता है कि फैमिली के सरवाइव करने के लिए उसे वॉलहम फैमिली से शादी करनी होगी। वो उसकी ठोड़ी पकड़कर बहुत ठंडे और कैलकुलेटिव तरीके से उसका नाम लेता है। लड़की जानती है कि उसके घर का फेट अब पूरी तरह उस पर डिपेंड करता है। उसे जो भी करना पड़े करना होगा। अगर ये अरेंज मैरिज ना होती तो वो कभी भी क्रश जैसे सनिकल लूजर से डील नहीं करती। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो अपने कपड़ों को जोर से पकड़ लेती है और तभी वो फैसला करती है एंगेजमेंट को रिजेक्ट करने वाली वो खुद होगी, न कि दूसरी तरफ से। प्रेजेंट में वापस आकर आरएमसी याद करता है कि वो उस वक्त कितना बड़ा झर था। वो गहरी सांस लेता है। मुस्कुराते हुए वो गर्मजोशी से माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे ठीक से बात करना चाहता है। बियांका उसके अचानक बदले हुए एटीट्यूड से पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। फिर आरएमसी उसे गार्डन में थोड़ी देर वॉक के लिए इनवाइट करता है ताकि वो रिलैक्स कर सके। वो अरियोटो से मैकाडेमिया कुकीज लाने को कहता है। लड़की चुपचाप उसके साथ चल पड़ती है। क्रश कहता है कि उसका जर्नी लंबा रहा होगा और उन्हें ज्यादा बार मिलना चाहिए। बियांका जवाब देती है कि उस जैसे इंसान के लिए उसका टोन फियांसे से ज्यादा किसी सुपीरियर जैसा लग रहा है। वो बिना कुछ कहे सीरियस और सस्पिशियस नजरों से उसे देखती रहती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, कुछ गलत है। ये लड़का बिल्कुल अलग इंसान जैसा लग रहा है और उसने कभी कुकीज पसंद होने की बात नहीं की थी। इसी बीच क्रश गार्डन के नजारे को देखता रहता है। तभी लड़की एक सवाल पूछने वाली होती है। वो सीधा पूछ देती है, क्या तुम सच में असली क्रश हो? दोनों कुछ पलों तक एक दूसरे को घूरते रहते हैं। हवा में एक टेंस साइलेंस भर जाता है। दोनों कुछ पलों तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनके बीच हवा भारी हो जाती है, जैसे टेंशन खुद दिखने लगी हो। तभी आरएमसी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बियांका के बालों को छू लेता है।
यह अचानक हुआ टच उसे थोड़ा सा सरप्राइज कर देता है। शांत आवाज में सिस्टर ऑनरा के साथ वो पूछता है, क्या मैं सच में पहले से इतना अलग लग रहा हूं? लेकिन उसी पल बियांका उसके अंदर से निकलती इंटेंस ब्लड लस्ट को महसूस कर लेती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। डर के मारे वो तुरंत माफी मांग लेती है। आरएमसी को तभी एहसास होता है कि वो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया। वो मन ही मन सोचता है कि उसकी यादें अभी भी आपस में उलझी हुई हैं। लेकिन एक चीज है जो उसे बिल्कुल क्लियर याद है, बियांका के चेहरे का वही एक्सप्रेशन जो उसने नॉर्थ सी पवेलियन में अपनी मौत के दिन देखा था। सिचुएशन संभालते हुए वो जल्दी से एक बहाना बना देता है। वो कहता है कि उसने एक गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बियांका उसकी बात मान लेती है और उसकी इस बड़ी अचीवमेंट पर उसे बधाई देती है। आरएमसी मौके को देखकर कहता है कि उसके पास उसके लिए एक प्रपोजल है। यह सुनकर बियांका काफी सरप्राइज हो जाती है। लड़की सोचती है कि शायद वो एंगेजमेंट अनल करने को कहेगा। ये ख्याल आते ही लड़के का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहती तो वो उसे समझ सकता है। बियांका उसे एक इनसिक्योर इंसान समझ लेती है। डार्क नजरों से वो उसे देखती है और कहती है कि वो उसकी फियांसे है। फिर पूरे यकीन के साथ जोड़ती है, और ये किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। ये सुनकर आरएमसी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरी बार उसने इतने सिंसियर शब्द कब सुने थे। वो खुद को संभालता है और कहता है कि अपनी नई अवेकन्ड एबिलिटी के साथ वो कुछ कर सकता है। मुस्कुराते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और साफ साफ कह देता है वो उसका स्नोडॉल कर्स लेना चाहता है। बियांका पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे याद आता है कि सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उसका कर्स रिमूव करने में फेल हो चुके हैं। वो कंफर्म करती है, तुम मेरा कर्स लेना चाहते हो? वो बिना हिचक हाँ में सिर हिला देता है और ये भी जोड़ देता है कि बदले में शायद एंगेजमेंट भी अनल कर दे। बियांका सोचने लगती है। उसे लगता है कि क्योंकि वो एक फेलियर है, शायद उसके फैमिली के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए वो मान लेती है कि वो इतना थक चुका है कि अपनी फीलिंग्स ही मिटा देना चाहता है। लड़की वाकई चिंतित हो जाती है। उसके दिमाग में एक मेज की कही हुई बात गूंजती है कि जब कोई इंसान अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है तो उसका दिमाग बीमार हो सकता है। या तो वो बिल्कुल बदल सकता है या फिर खुद के खिलाफ कुछ कर सकता है। उसे याद आता है कि मेज ने कहा था ऐसे मोमेंट्स बहुत डेंजरस होते हैं और ये एंड के साइन भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे वक्त में उस इंसान के साथ रहना चाहिए। इसी सोच के साथ वो आरएमसी का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि वो इस सब से निकल जाएगा और इमोशंस कंट्रोल करने के लिए कर्ज की जरूरत नहीं होती। आरएमसी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि वो सब कुछ गलत समझ रही है, लेकिन बियांका उसे वार्न करती है कि वो उससे फ्रीक्वेंटली मिलने आती रहेगी। वो हैरान होकर पूछता है, क्यों, जबकि वो तो उससे नफरत करती है। लड़की कहती है कि वो किसी डेंजर में पड़े इंसान को अकेला नहीं छोड़ सकती। और तभी वो खुद रियलाइज करती है उसने ये नहीं कहा कि वो उससे नफरत नहीं करती। आरएमसी समझ जाता है कि वो बेहद स्टबर्न है और उसने पूरी सिचुएशन पूरी तरह गलत समझ ली है, क्योंकि वो बिल्कुल कोऑपरेट ही नहीं कर रही। आखिरकार वो अपनी एबिलिटी यूज करने का फैसला करता है, कर्स स्टील करने के लिए। उसकी लॉक बोर्ड स्किल एक्टिवेट होती है। पर्पल एनर्जी बियांका को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी एक पावरफुल एनर्जी उसके हाथों में मैनिफेस्ट होती है। वो वर्स्ट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी पल एक अनलॉक्ड कंडीशन सामने आती है और आरएमसी को जोर का झटका लगता है। कर्स स्टील करने की कंडीशन बहुत सिंपल होती है, बियांका का दोस्त बनना। वो तुरंत समझ जाता है कि ये डबल लॉक है, क्योंकि ये कर्स उसके जन्म से ही उसका हिस्सा रहा है। वो सोचता है कि उसका दोस्त बनना फियांसे बनने से भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि लड़की के पास इमोशंस ही नहीं है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उसे अपने पास ही रखेगा, ताकि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रोकी जा सके और सही मौका ढूंढा जा सके। इस तरह वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी रोक पाएगा और कर्ज भी ले पाएगा। एक तीर से दो निशाने, इसलिए वो मान जाता है। वो कहता है कि उसे ज्यादा बार देखना अच्छा लगेगा। बियांका जवाब देती है कि वो पहले अपने पिता से बात करेगी और फिर वापस आएगी। वो उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि तब तक वो सीक्रेट मैनुअल्स पढ़ेगा, क्योंकि आगे चीजें काफी बिजी होने वाली हैं। अगले दिन आरएमसी देखता है कि मेंशन के बाहर बॉक्सों से भरी एक गाड़ी आ रही है। गाड़ी सीधा मेन गेट के सामने रुकती है और कई आदमी सामान उतारने लगते हैं। कुछ ही पलों बाद एक जानी पहचानी आवाज उसे ग्रीट करती है। ये सुनकर आरएमसी पूरी तरह चौंक जाता है। वो बियांका होती है, जो शांति से कहती है कि आज से वो यहीं रहना शुरू कर रही है। यह सुनते ही आरएमसी पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वो यकीन ही नहीं कर पाता कि वो सच में यहाँ शिफ्ट हो रही है। कुछ वक्त बाद जब वो होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई सो रहा है। वो नीचे देखता है, बियांका उसके बेड पर चैन से सो रही होती है। उसके मुंह के कोने से थोड़ा सा ड्रूल भी गिर रहा होता है। आरएमसी सोचता है, क्या ये लड़की फिर से यहीं सो गई, जैसे ये अब उसकी आदत बन चुकी हो। इतना सोचकर वो उसे ढक देता है और खुद को वार्न करता है, अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो गलत आइडिया बना लेंगे। तभी बियांका उठती है, उसे ग्रीट करती है और मासूमियत से पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? ये सुनकर आरएमसी और भी अनॉयड हो जाता है। इसके बाद वो पूरी तरह अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर लेता है, ताकि अपनी नई डार्क एनर्जी को ठीक से कंट्रोल कर सके। हमारा एमसी सोचता है कि बियांका को उसके साथ रहते अब कई महीने हो चुके हैं। उसे वो दिन याद आता है जब लड़की आई थी और सीधे अनाउंस कर दिया था,
अब से वो यहीं रहेगी। उस वक्त वो पूरी तरह शॉक हो गया था। उसे बताया गया था कि उसे उसका अच्छे से ख्याल रखना है। उसने पूछा था कि क्या वो पहले ही शिफ्ट हो चुकी है, और बियांका ने नॉर्मली जवाब दिया था कि उसकी फैमिली ने तुरंत परमिशन दे दी थी। परेशान होकर उसने पूछा था कि सिर्फ 12 साल की उम्र में इतनी दूर रहना क्या ठीक है। तभी उसे एहसास हुआ, क्योंकि बियांका के पास इमोशंस ही नहीं थे, इसलिए फैमिली से दूर रहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यही वजह थी कि उसने सोचा शायद यही उनके फ्रेंड बनने की सबसे सही कंडीशन हो सकती है। ट्रेनिंग करते हुए उसे एहसास होता है कि टाइम बहुत जल्दी बीत गया है। साल खत्म होने वाला है। इसका मतलब है लाहलेन एकेडमी का ओपनिंग अब ज्यादा दूर नहीं है। रिग्रेशन से पहले यही एकेडमी ब्लू स्काई जनरेशन के मेंबर्स को ट्रेन करती थी। अपने पुराने कंपेनियंस को याद करके वो नफरत से दांत पीस लेता है। एक विकेट स्माइल के साथ वो खुद से कहता है उसे उनकी सारी वीकनेस पता है और वो उनकी स्किल्स चुरा सकता है। अगले साल वो 14 का हो जाएगा। इसका मतलब है उसके पास स्ट्रांग बनने के लिए सिर्फ 1 साल है। लेकिन तभी उसे एक और बात नोटिस होती है, उसका टैलेंट धीरे धीरे अपनी लिमिट तक पहुंच रहा है। इस वजह से वो सोचता है शायद मैनुअल्स के साथ भी बिगिनर लेवल ही उसकी मैक्स लिमिट हो। इस बैरियर को तोड़ने के लिए उसे बियांका का कर्ज चुराना होगा और एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन पूरी तरह मास्टर करना होगा। जब वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो बियांका उसे बाहर बैठी मिलती है। वो पूछता है, क्या तुम फिर से मेरा वेट कर रही थी? लड़की सिर हिलाकर कंफर्म करती है और कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकी। ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा टेंस हो जाता है। समर से ही वो उसे हर जगह फॉलो कर रही है, एक छोटी सी चिड़िया की तरह, यहाँ तक कि बाथरूम तक। आरएमसी सोचता है आखिर वो उसे कब फ्रेंड की तरह देखना शुरू करेगी। वो उसे बाहर जाकर खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन तभी अरियोटो बीच में आ जाता है। यंग मास्टर, बटलर अनाउंस करता है कि स्टार सेंचुरी से एक इनविटेशन आया है। यह सुनकर लड़का क्यूरियस हो जाता है। स्टार सेंचुरी एक ऐसी पार्टी जो साल में सिर्फ एक बार माइनर्स के लिए होती है, जिसका मकसद फ्रेंडशिप्स बनाना होता है। क्रश को ये इवेंट याद आ जाता है। वो डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए बटलर को थैंक्स कहता है। वो सोचता है कि रिग्रेशन से पहले वो एक रिक्लूस था, इसलिए उसकी यादें थोड़ी वेग थीं। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो सोचने लगता है उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि उसका भाई भी वहां होगा, इसीलिए वो फैसला करता है वो जाएगा ताकि अरियोटो को फिर से मैनिपुलेट करने का मौका न मिले। हमारा एमएससी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। बियांका तुरंत कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। बटलर वॉर्न करता है कि बाकी पार्टिसिपेंट्स उसे काफी क्रिटिसाइज करेंगे। आरएमसी कहता है कि शायद वो भी टारगेट बन सकती है और सजेस्ट करता है कि शायद उसके लिए न जाना बेहतर होगा, लेकिन बियांका मना कर देती है। वो कहती है वो किसी भी हाल में उसके साथ जाएगी। आखिर में स्पार्कल करती आंखों के साथ वो कहती है अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना एक फियांसे की ड्यूटी होती है। आरएमसी उसके सिर पर हाथ फेरता है और शांति से कहता है उसने उससे फियांसे के तौर पर नहीं बल्कि उसके दिल के जज्बात पूछे थे। बियांका उसे एक थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ देखती है और फिर से वो पिटी हुई खाली नजर उसकी आंखों में दिख जाती है। वो सोचती है पिछले कुछ महीनों में ये लड़का उसके साथ काफी अजीब तरीके से काइंड रहा है। वो हमेशा उसका ख्याल रखता है, उससे पूछता है कि वो क्या खाना चाहती है। ठंड लगने पर उसे ढक देता है। ये वार्मथ उसे कंफर्ट देती है, क्योंकि उसके अपने घर में उसे कभी इतनी केयर नहीं मिली थी। बियांका की काइंडनेस इतनी ज्यादा थी कि उसे अब अपना पहला टेरिबल इंप्रेशन तक याद नहीं रहा। यही सब सोचते हुए वह उसे देखती है और फर्म तरीके से कहती है कि अब वह उसे पसंद करने लगी है और अब जा रही है। बियांका साफ कर देती है कि यह फियांसे की तरह नहीं बल्कि अपनी मर्जी से है। यह सुनकर लड़का पूरी तरह शॉक हो जाता है। बिल्कुल स्पीचलेस होकर बिना जाने क्या कहे वह बस उसके डिसीजन से अग्री कर लेता है। कुछ देर बाद एक कैरेज जॉइंट हॉल के पास रुकती है। वह पूछता है कि क्या यही गरो हॉल है। जब बियांका उसकी गोद में सो रही होती है वह सोचता है कि क्या इन लोगों के पास पैसा जलाने के लिए है जो इतनी फेमस जगह रेंट कर रहे हैं। आखिरकार नोबल्स को रिस्पेक्ट इसलिए मिलता है क्योंकि वो कॉमनर्स की जगह दुनिया को इरोजन से बचाते हैं। लेकिन फिर भी वह सवाल करता है कि क्या सिर्फ पार्टीज की परवाह करने वाले लोग वाकई स्टर्न का फ्यूचर हो सकते हैं। एमसी सोचता है कि स्टार सेंचुरी में किसी भी डिसेंट इंसान के होने पर उसे काफी डाउट है। थोड़ी ही देर में अनाउंसर रिवील करता है कि लॉर्ड क्रैश और लेडी बियांका हॉल में आ चुके हैं। लोग गॉसिप करने लगते हैं कि नॉर्थ की ब्यूटी वॉलहैम फैमिली के फेलियर पर वेस्ट हो गई। क्रैश को फेक ब्राउन नोजिंग नोबल्स के बीच मिंगल करना बेहद अनोइंग लगता है। तभी कैट ईयर्स वाला एक लड़का नोटिस करता है कि वॉलहम फैमिली से कोई इंटरेस्टिंग इंसान पार्टी में आया है। वह अपने कंपेनियन से कहता है कि बाकियों के अलावा यहाँ रियल नोबल्स भी मौजूद हैं। ये बारक हॉगमा है, टाइगर बॉय जो फ्यूचर में ब्लू स्काई जनरेशन का मेंबर बनेगा। उसके पास एल्फिन अमीलिया खड़ी है, मैकबी जिनकी आंखें इंटेंस रेड हैं, और आखिर में अनेक्स ग्लेजर वुडन वुल्फ जो आगे चलकर स्टर्न के 3 हीरोज में से एक बनेगा। एमसी उन तीनों की नजर नोटिस करता है और सोचता है कि उनके इंटरेस्ट की वजह क्या हो सकती है। उसे जल्दी ही याद आता है कि कैसे शार्लेट ब्रैग करती थी कि पिछली पार्टी में उसे कोई हरा नहीं सका था।
उसकी बहन ने अपनी पावर्स यूज करके स्टार सेंचुरी को कंप्लीट गार्बेज डंप कह दिया था क्योंकि उसे सब कुछ बोरिंग लगा था। उसने छोटे क्रैश से कहा था कि वह अगले साल वापस नहीं आएगी। प्रेजेंट में लौटकर लड़का स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर से समझ जाता है कि उसकी बहन ने यहाँ पहले ही हंगामा मचा रखा होगा। तभी बियांका उसके कपड़े खींचकर उसका ध्यान अट्रैक्ट करती है। उसने टेंस मूड नोटिस कर लिया था। बियांका क्रैश से कहती है कि आवाजों पर ध्यान मत दो। वह जवाब देता है कि वह बस चार्ट के बारे में सोच रहा था। अंदर से वह सोचता है कि लड़की खुद इंसल्ट हो रही है फिर भी उसकी चिंता कर रही है, इसलिए वह उसके सिर पर हाथ फेरता है। एमसी चारों तरफ देखता है और सोचता है कि वे कब आएंगे। उम्मीद करता है कि वह मिस न करे। अचानक नोबल्स की क्राउड शॉक में आ जाती है। सब लोग आपस में विस्पर करने लगते हैं। अनाउंसर लॉर्ड डार्लिंग डैंडेलायन के आने का अनाउंस करता है। एमसी सोचता है लो आ गए। यही है एल्केमी कासल का वियर्डो लॉर्ड डार्लिंग डैंडेलायन, जिसे सेंटर ऑफ अटेंशन रहना पसंद है। फ्लैशबैक में डैन फिलियन एमसी को कर्सेस से पूरी तरह कवर देकर शॉक हो जाता है। वह अपने हाथों से लड़के के कर्सेस एनालाइज करने लगता है जैसे उसे काफी नॉलेज हो। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि एरोजन कर्स के लिए उसे पता है क्या यूज करना चाहिए और वह इसे सॉल्व कर सकता है। फिर वह क्रैश का चेहरा पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वह क्योर के बदले उसका टेस्ट सब्जेक्ट बनना चाहेगा। बिना जवाब का वेट किए वह उसका चेहरा हिला हिलाकर पूछता है कि क्या उसके पास बोलने की एनर्जी नहीं है। सिचुएशन देखकर वह डिसाइड करता है कि बिना परमिशन के ही ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। एक अजीब एनर्जी अपीयर होती है। क्रैश डर के मारे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डैन फिलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक वियर्ड स्क्रीन निकालता है और एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखता है। एएमसी उसे धक्का देकर दूर करता है और चिल्लाता है कि दूर रहे। लॉर्ड एल्केमिस्ट बस हंसता रहता है। ये उसका पहला इनकाउंटर था उस आदमी के साथ जो आगे चलकर दुनिया का ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट किंग कहलाने वाला था। प्रेजेंट में पार्टी के अंदर डैन फिलियन सबको ग्रीट करता है। लोग कमेंट करते हैं कि वह जानबूझकर लेट आया है अटेंशन पाने के लिए। एमसी बियांका को बुलाता है, उसे कुछ फूल देता है और कहता है कि थोड़ी देर यहीं वेट करे। लड़की मुंह में खाना भरे क्यूट फेस के साथ अग्री कर लेती है। कुछ देर बाद एमसी आगे बढ़ता है। डैन फिलियन सोचता है कि ये कौन सा लड़का उसकी तरफ आ रहा है। एनेक्स ग्लेजर उसे पहचान लेता है और बताता है कि यह क्रैश वॉलहम है। अल्केमिस्ट को लगता है जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो। एल्फिन और अमीलिया कमेंट करते हैं कि वह अपनी बहन चार्लट जैसा दिखता है। यह सुनते ही डैन फिलियन बेहद एक्साइटेड हो जाता है और दौड़कर पूछता है कि क्या वह वाकई चार्लट का छोटा भाई है। लड़का पूछता है कि क्या उसका उससे कोई काम है या फिर वह सिर्फ उसकी ब्यूटी से एन्चांटेड है। अल्केमिस्ट मुस्कुरा देता है। डैन फिलियन रिवील करता है कि उसने सुना है कि लड़का वर्ल्ड एरोडस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मुस्कुराते हुए क्रैश कहता है कि इस तरह कहकर उसने उसका इंटरेस्ट थोड़ा ले लिया है। लॉर्ड एल्केमिस्ट उसे प्रोवोकेटिव ब्रैट कहता है। मिस्चिवस ग्रिन के साथ वार्न करता है कि अब जब लड़के ने उसका अटेंशन ले लिया है तो उसे आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले ही मोमेंट डैन फिलियन आसपास रखे कुछ वेपन्स को देखता है और एमसी से उसकी एज पूछता है। वह एक सोर्ड उठाता है और एमसी की स्किल्स टेस्ट करने की तैयारी करता है। क्रैश बताता है कि वह 13 साल का है। एल्केमिस्ट कमेंट करता है कि उसका ऑरा किसी बच्चे जैसा नहीं लगता। लड़का सोचता है कि अंदर से वह पहले ही एडल्ट है और क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है वह सीधे पॉइंट पर आना चाहता है। मुस्कुराते हुए डैन फिलियन कहता है कि आगे बढ़ो और जो कहना है कह दो। अचानक वह सोर्ड फेंक देता है। एमसी हवा में ही सोर्ड पकड़ लेता है। डैन फिलियन की आंखें फैल जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि यह कोई सिंपल बच्चों का खेल नहीं है। प्योर इंस्टिंक्ट पर एमसी सोर्ड से डैन फिलियन के स्विफ्ट और अनएक्सपेक्टेड अटैक को ब्लॉक करता है। गुस्से में चिल्लाकर पूछता है कि आखिर लॉर्ड अल्केमिस्ट कर क्या रहा है। डैन फिलियन हंसते हुए कहता है कि आखिरकार उसकी मुलाकात शार्लेट के भाई से हो ही गई। वह बस पहले उसकी स्किल्स टेस्ट करना चाहता था। एमसी इस सिचुएशन से काफी इरिटेटेड हो जाता है और सोचता है कि ये बंदा सच में बहुत बड़ा पेन इन द बड है। फाइट चलती रहती है। एल्केमिस्ट उसे याद दिलाता है कि उसे कुछ कहना था और वह सुन रहा है। फोकस लुक के साथ एमसी पूरी ताकत से काउंटर अटैक करने के लिए रेडी होता है। डैन फिलियन शॉक होकर पूछता है कि एक स्किललेस फेलियर इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकता है। क्रैश कहता है कि वह रोज ट्रेनिंग करता है। अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे डिस्टेबलाइज करने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक यूज करनी होगी। वह कर्स न्यूट्रलाइजेशन पर की गई रिसर्च का जिक्र करता है। यह सुनते ही डैन फिलियन पूरी तरह शॉक हो जाता है। डैंडेलायन हैरानी से पूछता है कि उस जैसे ब्रैट को एल्केमी के बारे में क्या पता और वह मदद ऑफर कर रहा है। एक स्विफ्ट मूव के साथ एमसी अटैक डॉज करता है और प्रिसाइज स्टेप के साथ आगे बढ़ता है। लॉर्ड अल्केमिस्ट लड़के की स्पीड देकर पीछे हट जाता है। हाफ बीट के बाद क्रैश एक्सप्लेन करता है कि उसकी रिसर्च कर्सेस को दूसरी कर्सेस से न्यूट्रलाइज करने पर बेस्ड है। वह ऐड करता है कि अगर डैन फिलियन फर्स्ट क्लास अल्केमिस्ट बनना चाहता है तो उसे इस थ्योरी को प्रूव करना होगा। अल्केमिस्ट फाइट रोक देता है। इंट्रीग्ड लुक के साथ सोर्ड पकड़कर सोच में पड़ जाता है। डार्क ऑरा के साथ एमसी कहता है कि वह उसकी रिसर्च में मदद करेगा। वह रिवील करता है कि यह सब वह अपनी स्पेशल एबिलिटी से करेगा, एक ऐसी एबिलिटी जो किसी भी टाइप का कर्स चुरा सकती है। डैन फिलियन उस ऑरा को देखकर डर जाता है। सोचता है कि एक फेलियर के पास ऐसी स्किल्स कैसे हो सकती हैं। फिर मुस्कुराते हुए उसे रियलाइज होता है कि अगर क्रैश जो कह रहा है सच है तो ये परफेक्ट चांस है।
सप्लाई एंड डिमांड और कर्स न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी प्रूव करने का। वह पूछता है कि बदले में वह क्या चाहता है। मजाक में पूछता है कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। क्रैश कामली कहता है कि उसे उन कर्सेस के लिए मेडिसिन चाहिए होंगी जो वह लेने वाला है। एमसी सोचता है कि सिर्फ एबिलिटीज चुरा लेना जीतने के लिए काफी नहीं होगा। एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स के बावजूद ब्लू स्काई जनरेशन भी डिस्ट्रक्शन नहीं रोक पाई थी, इसलिए उसके जैसे फेलियर के पास हर पॉसिबल तरीका यूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। डैन फिलियन सोचता है कि उसने सुना था लड़का अपनी बहन की वजह से मोटिवेशन खो चुका है, लेकिन ऐसा लगता नहीं। वह रिफ्लेक्ट करता है कि इस फैमिली में एक ओवरवेलमिंग जीनियस और एक कंप्लीट मैड एक्सेंट्रिक मौजूद है। चेहरा लाल पड़ने पर लॉर्ड अल्केमिस्ट थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है। सोचता है कि दोनों सिबलिंग्स काफी अलग और इंटरेस्टिंग पेयर हैं। वह खुद को संभालता है और पूछता है कि क्या वह एमसी से एक सवाल पूछ सकता है। फिर पूछता है कि क्या वह न्यूली ओपन्ड लान एकेडमी जाने का इरादा रखता है। सिनिस्टर स्माइल और डार्क ऑरा के साथ क्रैश जवाब देता है कि यह तो ऑब्वियस है कि वह जाएगा। लॉर्ड अल्केमिस्ट बेहद एक्साइटेड हो जाता है। एमसी सोचता है कि एकेडमी स्किल्स से भरी होगी, स्किल्स जिन्हें वह चुरा सकता है। डैन फिलियन डील एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि उसके पास वाली सीट खाली है। एमसी सोचता है कि वह बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन फिर वह कहता है कि इसके अलावा एक और चीज है। वह डिस्कलरेशन डिजीज के बारे में पूछता है, जो स्किन को नीला और काला कर देती है और आखिरकार मौत का कारण बनती है। क्रैश सीधे लॉर्ड अल्केमिस्ट को ऑर्डर देता है कि वह इस इनक्यूरेबल डिजीज का क्योर बनाए। डैन फिलियन चिल्लाता है कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन एमसी सोचता है कि फ्यूचर में इसी आदमी ने इसे कंप्लीट किया था। डिटर्मिन्ड लुक के साथ एमसी अपनी पूरी कन्विक्शन दिखाता है। मुट्ठी कसकर डैन फिलियन की आंखों में देखते हुए कहता है कि उसे पता है वह यह कर सकता है। डैन फिलियन कहता है कि यह सुनकर उसकी प्राइड को चोट पहुंची है, फिर मुस्कुराता है। दोनों फिस्ट बम्प करके डील सील कर लेते हैं जैसे पुराने दोस्त हों। लॉर्ड अल्केमिस्ट गुड बाय कहता है, बताता है कि जब क्योर रेडी हो जाए तो मैंशन में उसे ढूंढना। जाने से पहले वह पूछता है कि क्या एमसी शार्लेट को पसंद करता है। एमसी पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाता है। कंफ्यूजन में अल्केमिस्ट पूछता है कि फिर उसने बॉयफ्रेंड वाली बात क्यों की थी। पूरी तरह लाल चेहरे के साथ डैन फिलियन झुककर रिवील करता है कि उसे भी मर्द पसंद है। कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला मर्द हो या औरत। एमसी शॉक हो जाता है, चिल्लाता है कि वह ऐसा नहीं है और डेस्परेशन में हॉल के अंदर भाग जाता है। भागते हुए उसे याद आता है कि डैन फिलियन हमेशा से ही वियर्ड रहा है। हॉल के बीच रुककर वह पीछे देखता है, रियलाइज करता है कि आखिरकार उसने उसे झटका दे दिया है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वह पार्टी के बीच एक हंगामा नोटिस करता है। अचानक एक हैंडसम नोबल बियांका का हाथ जोर से पकड़ लेता है। लड़की एमसी को बुलाती है, जबकि वह उस आदमी की ग्रिप से छूटने की कोशिश कर रही होती है। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठती हैं, पूरी इरिटेशन साफ दिखती है। एक सेकंड भी सोचे बिना एमसी एक प्रिसाइज किक के साथ सीधे अग्रेसर के चेहरे पर अटैक करता है। नोबल किक के इम्पैक्ट से उड़कर दूर जा गिरता है और पूरी तरह डेज्ड हो जाता है। जमीन पर पड़े पड़े वह दर्द की शिकायत करता है। एमसी नफरत भरी नजरों से उसे घूरता है। डार्क ऑरा के साथ पूछता है कि उसने सोचा भी कैसे कि वह ऐसा कर सकता है। गुस्से में सवाल दोहराता है, क्योंकि उसने जबरदस्ती उसकी फियांसे को ले जाने की कोशिश की थी। अग्रेसर एमसी के रिएक्शन से पूरी तरह डर जाता है। एमसी चिल्लाता है कि उसने एक 12 साल की लड़की पर हाथ उठाया। उसे ट्रैश कहता है। डेस्परेट नोबल एक्यूजेशन डिनाई करने की कोशिश करता है। डर के मारे रिवील करता है कि वह सिर्फ प्रिंसेस क्लॉडिया के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। रिग्रेशन से पहले की मेमोरीज की वजह से एमसी को पहले से ही पता था कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन वह सोचता है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में बियांका ने रॉयल ऑर्डर डिसोबे क्यों किया। डाउनकास्ट लुक के साथ बियांका एक्सप्लेन करती है कि उसने प्रिंसेस का ऑर्डर क्यों नहीं माना। वह बताती है कि वह इसलिए वेट कर रही थी क्योंकि एमसी ने उससे कहा था कि वह उसका साइड छोड़े बिना कहीं न जाए। यह सुनकर एमसी उसकी लॉयल्टी से टच हो जाता है, मुस्कुराता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और अच्छा काम करने के लिए उसकी तारीफ करता है। एक दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें कैट ईयर्स वाला लड़का स्ट्रेच करता हुआ मिलता है। वह काफी लाइवली लगता है और ओ करता है जैसे उनका ही वेट कर रहा हो। वह उन्हें ग्रीट करता है। एमसी बताता है कि वह अनेक्स से मिलने आया है। लड़का कंफर्म करता है कि अनेक्स ने कहा था अगर वह एमसी को देखे तो उसे अंदर आने दे। एमसी उसे बारक होगमा के रूप में पहचान लेता है, टाइगर बॉय, फ्यूचर हीरो। उसे याद आता है कि बराक डुअल विल्डिंग सोर्ड्समैन है और उसकी पर्सनैलिटी काफी अनस्टेबल है। इसी वजह से वह सोचता है कि अनेक्स के ऑर्डर्स ने उसे ट्रबल से बचा लिया, लेकिन बराक उसे रुकने के लिए बुला लेता है। टाइगर बॉय उसे चैलेंज करता है। क्रैश सोचता है कि यहाँ कॉम्बैट फॉरबिडन है। बराक कहता है कि अगर वह शार्लेट से लड़ सकता है तो उससे भी लड़ सकता है, जो उसे काफी वीक लगता है। एमसी याद करता है कि बराक एनेक्स से ज्यादा स्ट्रांग है और उसका फाइटिंग स्टाइल अनप्रेडिक्टेबल है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ डिसाइड करता है कि एनेक्स से मिलने से पहले उसे यह हैंडल करना होगा। वह रियलाइज करता है कि बराक की आंखें उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी, इसलिए एमसी चैलेंज एक्सेप्ट करता है और मुट्ठी कस लेता है। बराक टीजिंग अटैक के साथ आगे बढ़ता है। एमसी लास्ट सेकंड पर डॉज करता है। साइड स्टेप लेकर वह प्रिसाइज काउंटर अटैक के लिए पोजीशन लेता है। फर्म स्टेप के साथ पूरी स्पीड से स्ट्राइक करता है।
अगले ही पल वह ओपोनेंट के पेट पर पावरफुल पंच मारता है। उसकी आंखें पूरी तरह फोकस्ड होती हैं। इस टेक्निक को फ्लैश स्ट्राइक कहते हैं। यह ओपोनेंट को पूरी तरह सरप्राइज कर देती है। टाइगर बॉय इम्पैक्ट से पीछे उड़ता है और जमीन पर गिर जाता है। दर्द में एमसी खड़ा होकर अपने सॉफ्ट लेकिन एफिशिएंट अटैक का रिजल्ट ऑब्जर्व करता है। जमीन पर पड़ा बराक कंप्लेन करता है कि लड़का बिल्कुल इजी नहीं ले रहा। क्रैश कामली जवाब देता है कि फाइट का चैलेंज उसी ने दिया था। एक्साइटेड होकर बराक कंटिन्यू करने को कहता है, लेकिन पहले पूछता है कि क्या वह अपना वेपन ले सकता है। एमसी उसे सीरियस नजर से देखता है और पूछता है कि क्या वह वाकई फाइट कंटिन्यू कर पाएगा। नाक से खून बहते हुए बराक मुस्कुराता है, दिखाते हुए कि फाइट खत्म नहीं हुई। अचानक बराक डिजी हो जाता है। जमीन पर गिरते ही उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या लगा। अगले ही पल टाइगर बॉय पूरी तरह बेहोश हो जाता है। एमसी विक्टोरियस खड़ा रहता है। बियांका पास आकर पूछती है कि उसने क्या किया। एमसी बताता है कि उसने सीक्रेट वॉलहम आर्ट यूज की। फ्लैश स्ट्राइक रेनेगेंस ने बनाई थी। ये क्लोज रेंज में डिस्ट्रक्टिव पावर अनलीश करती है। यह वही इकलौती टेक्निक थी जो आग से रिकवर हुई थी और इसने उसकी जान कई बार बचाई है। वे बताता है कि उसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट आर्ट यूज की है। बराक जल्दी उठने वाला नहीं है। बेहोश होने के बावजूद टाइगर बॉय जैसे अग्री करता हुआ लगता है जब एमसी बियांका को अंदर आने के लिए बुलाता है। बालकनी पर अनेक्स और एक और लड़की ऊपर से यह सीन देख रहे होते हैं। उनके चेहरों पर पेनफुल एक्सप्रेशंस होते हैं। अपने दोस्त को जमीन पर पड़े देखकर अनेक्स बरा का नाम चिल्लाता है। दोनों एक साथ मुड़ते हैं। अनेक्स थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एमसी टाइगर बॉय को हरा देगा। क्रैश उससे पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने अपने दोस्त को दरवाजे पर वेट करने दिया था। रिवील करता है कि उसे पता है, एनेक्स ने प्रिंसेस का यूज करके उसे ल्यूर किया। अब वह उससे मिलने आ गया है। एनेक्स क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला। कहता है कि उसके बारे में जो रूमर्स हैं वे गलत हैं। एमसी कंफर्म करता है कि वह फेलियर है, लेकिन अगर एनेक्स उससे हार गया तो चीजें बदल जाएंगी। डार्क ऑरा के साथ वॉर्न करता है कि रूमर्स अलग होंगे क्योंकि वह उसकी स्किल्स चुराने वाला है। क्रैश एनेक्स के सामने खड़ा होता है, कहता है कि फेलियर वाली रूमर सच है, लेकिन अगर एनेक्स हारता है तो कहानी बदल जाएगी। एनेक्स स्मग एक्सप्रेशन के साथ सुनता रहता है, एक शब्द भी नहीं कहता। यह है एनेक्स ग्लेजर, फ्यूचर हीरो और एमसी का फॉर्मर कंपेनियन। एकेडमी से लेकर ब्लू स्काई जनरेशन तक वे साथ रहे थे, लेकिन उनकी दोस्ती कभी रियल नहीं थी। एमसी जानता है कि एनेक्स ने उसे सिर्फ इसलिए दोस्त माना क्योंकि वह उसके प्लान्स के लिए यूजफुल था और वह सारी यूटिलिटी सबसे बुरी वजह के लिए थी। फ्लैशबैक में बैटल के बीच उसे याद आता है उसके सारे कंपेनियंस हार चुके थे। डेस्परेट होकर वह एनेक्स को चिल्लाता है जो दूर से सब कुछ देख रहा होता है। एनेक्स सोचता है कि अगर सबको पता चल गया कि ट्रैप उसकी वजह से था तो वह ग्रुप में अपनी जगह खो देगा। इसलिए वह डिसाइड करता है अगर सिर्फ वही सर्वाइवर रहा तो कोई सच नहीं जान पाएगा। एनेक्स रिवील करता है कि इंटरनल स्ट्राइफ पहले से चल रही थी और वैसे भी क्रैश को ग्रुप से निकाल दिया जाता। क्रूल स्माइल के साथ दिखाता है कि उसे अपने दोस्त की मदद करने का कोई इरादा नहीं है। वह डिसाइड करता है कि सब कुछ क्रैश पर थोप देगा क्योंकि वैसे भी उसे कोई पसंद नहीं करता, केस दबा दिया जाएगा। सिनिकली वह एमसी को एंड तक दोस्त रहने के लिए थैंक्स कहता है। यह सुनकर एमसी बिट्रेयल समझ जाता है। सोचता है क्या वे कभी दोस्त थे भी। गुस्से में एमसी चिल्लाता है कि एनेक्स ने उसे कभी दोस्त नहीं माना, वह सिर्फ इसलिए पास रहा क्योंकि वह शार्लेट से डरता था। एनेक्स ठंडी नजर से घूरता है, कहता है कि इसी वजह से वह उसे इतना नफरत करता है। वह ऐड करता है कि एमसी के पास कोई स्किल नहीं है लेकिन उसकी इंट्यूशन अच्छी है और वह हमेशा किसी को ब्लेम करने की कोशिश करता है। फिर कहता है कि अगर शार्लेट शादी कर रही है तो उनका रिलेशनशिप वहीं खत्म हो जाता है। पीठ घुमा देता है लेकिन फिर रुकता है। सोचता है कि शायद यही सबसे अच्छी बात है। मुस्कुराते हुए कहता है कि शार्लेट एक ही समय पर फ्यूनरल और वेडिंग नहीं चाहेगी। एमसी उसे कर्ज करता है। धीरे धीरे एमसी अपनी ताकत खोने लगता है। उसका हाथ क्लिफ से फिसलने लगता है। अपने आखिरी पलों में वह सोचता है क्या ये वाकई उसका एंड है। अचानक आर्थर सामने आता है और उसे बचा लेता है, यह पूछते हुए कि क्या वह ठीक है। यहीं से दोनों एक टीम बन जाते हैं। प्रेजेंट में लौटकर हमारा एमसी सोचता है कि वही पल उसकी बदकिस्मती के नए सिलसिले की शुरुआत था। आर्थर की वजह से एनेक्स को एनेक्स जनरेशन से निकाल दिया गया और उसने प्रिंसेस से शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मुस्कुराते हुए एनेक्स कहता है कि जिस तरह एमसी उसके मुंह पर बात करता है वह उसे 4 की याद दिलाता है। यह सुनते ही एमसी को एहसास होता है कि एनेक्स जरा भी नहीं बदला। एमसी उसे अपनी बहन का नाम लेने से मना करता है और पूछता है कि क्या वे दोनों सच में इतने मिलते जुलते हैं। अगले ही पल वह अपनी पर्पल ऑरा के साथ आगे बढ़ता है पूरी ताकत से अटैक करने के लिए। एमसी कहता है कि वह बिल्कुल अपनी बहन जैसा है और जो भी फाइट सामने आएगी वह उसे एक्सेप्ट करेगा। एनेक्स बस मॉकिंग स्माइल के साथ उसे देखता रहता है बिना किसी घबराहट के। एमसी अटैक करता है लेकिन एनेक्स एक वुडन ब्रांच बनाकर ब्लो को डिफेंड कर लेता है। एमसी उस ब्रांच को पुश ऑफ की तरह यूज करता है और उसी मोमेंटम से अगला अटैक करता है। अगले ही पल वह जंप करता है और ऊपर से पूरी ताकत से एनेक्स पर वार करने की तैयारी करता है, लेकिन एनेक्स बिना किसी खास दिक्कत के अपने आर्म से पंच ब्लॉक कर लेता है और तुरंत एक स्ट्रॉन्ग किक से काउंटर करता है।
एमसी दूर उछलकर हवा में उड़ जाता है और अपनी मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। अचानक कई ब्रांचेस उगाती हैं और मिड एयर ही एमसी की बॉडी को जकड़ लेती हैं। वह किसी तरह खुद को छुड़ाता है और जमीन पर लैंड करता है। पूरी सिचुएशन से वह पहले ही काफी अनॉयड हो चुका होता है और सोचता है कि एनेक्स वाकई बहुत इरिटेटिंग है। एनेक्स उसे टॉन्ट करता है और कहता है कि उसे वेपन यूज करना चाहिए, साथ ही अपनी सीक्रेट टेक्निक भी रिवील करता है। ये एक स्किल होती है जो ऑरा के जरिए प्लांट्स को फ्रीली स्ट्रेंथन और मैनिपुलेट करती है। हमारा एमसी जमीन से एक ब्रांच उठाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे वेपन यूज करने को कहा था। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि वह एनेक्स की ही वुड का यूज करके उसी के खिलाफ फाइट करेगा। एनेक्स स्मर करता है, उसे अंडर एस्टिमेट करते हुए पूछता है कि क्या वह सच में जीतने के बारे में सोच रहा है। इसके बाद वह कई ब्रांचेस के साथ अटैक लॉन्च करता है और चैलेंज करता है कि इस स्टिक से ब्लॉक करके दिखाए। एमसी अपनी एजिलिटी के साथ मूव करता है और सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। एनेक्स पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि वह सब कैसे डॉज कर पाया। वह खुद से कहता है कि अगर एक फेलियर इस तरह डॉज कर रहा है तो शायद उसने माइंड्स आई अवेकन कर ली है। मुस्कुराते हुए एमसी कहता है कि एनेक्स के लिए वह एक नेचुरल एनिमी जैसा है, क्योंकि वह उसे पहले से जानता है। वह रिवील करता है कि रिग्रेशन से पहले वह उसकी एबिलिटीज इतनी बार देख चुका है कि उनसे बोर तक हो गया था। एमसी उसे टॉन्ट करता है और पूछता है कि क्या वह फिर से 4 के बारे में सोच रहा है। यह सुनते ही एनेक्स गुस्से में आ जाता है। ग्रीन ओरा के साथ एनेक्स पहले से ज्यादा पावर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल वह एक ऐसा एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है जो अपने आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। एमसी पीछे जंप करता है, अटैक डॉज करता है और सेफली लैंड कर जाता है। इसके बाद एनेक्स एक जॉइंट वुडन मॉन्स्टर समन करता है और एमसी को वार्न करता है कि जो वह बोल रहा है उसमें केयरफुल रहे। एक रूड स्माइल के साथ वह एमसी से कहता है कि नेक्स्ट टाइम ज्यादा संभल कर रहे। अचानक जो लड़की एनेक्स के साथ ही वह अपीयर होती है और डेस्परेट होकर उसे रुकने के लिए चिल्लाती है। वह बहुत वॉरिड होती है क्योंकि अगर यह अटैक सीधे एमसी को लग गया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। वुडन जॉइंट आगे बढ़ता है और एक पावरफुल पंच मारता है जो देखकर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस सिचुएशन के सामने एमसी बस अपनी आंखें बंद करता है और पूरी तरह फाइट पर कंसंट्रेट करता है। उसे याद आता है कि उसने मैंशन की लाइब्रेरी में एक बहुत पतली सीक्रेट आर्ट बुक देखी थी। यह टेक्निक एक टैलेंटलेस एंसेस्टर ने बनाई थी जिसने एक ही मूव को 80 साल तक ट्रेन किया था। इस आर्ट के लिए वेपन के साथ कंप्लीट यूनियन चाहिए होती है, जिसे अचीव करना बेहद मुश्किल था। लेकिन कर्सेस की वजह से एमसी पहले ही कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका था जिससे वह इस सीक्रेट को समझ पाया। उसी मोमेंट स्टिक ग्लो करने लगती है और वह कहता है कि वह और वेपन एक हो चुके हैं। अगले ही पल वह एक सिंगल एनर्जी स्लैश लॉन्च करता है। वह स्लैश वुडन मॉन्स्टर को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। जॉइंट टूटकर बिखर जाता है और अटैक आसमान की तरफ शूट करता है, टेक्निक की पावर दिखाते हुए। एनेक्स के साथ खड़ी लड़की और बियांका उसकी स्ट्रेंथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती हैं। एनेक्स का जबड़ा लटक जाता है। वह यकीन ही नहीं कर पाता कि एक कंप्लीट फेलियर ने उसे हरा दिया। धूल के बीच जमीन पर पड़ा हुआ वह एमएससी की आवाज सुनता है जो उसे बुला रहा होता है। एमसी ब्रांच को उसकी तरफ पॉइंट करता है और वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम फाइट में ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो। एक सीरियस लुक के साथ वह अपने राइवल से कहता है कि दोबारा कभी इतना कॉकी ना बने और पूछता है कि क्या उसे समझ आया। कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड एनेक्स जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। जो हुआ उस पर वह रिएक्ट भी नहीं कर पाता, लेकिन एमसी उस एक ही ब्लो में अपनी सारी एनर्जी यूज कर चुका होता है और अब मुश्किल से खड़ा रह पाता है। वह सोचता है कि वह एनेक्स की स्किल्स स्टील करने के लिए इजी लेना चाहता था, लेकिन ज्यादा ही आगे निकल गया। अब वह ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा होता। उसकी टांगें कांपने लगती हैं और वह इतना थक चुका होता है कि उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकलती। एमसी की हालत देखकर बियांका डेस्परेट होकर उसे संभालने के लिए दौड़ती है, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। वह उसे सपोर्ट देने के लिए हक करती है, लेकिन उसका ग्रिप उसकी कंडीशन के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अचानक डैन फिलियन अपीयर होता है और वार्न करता है कि अगर वह ऐसे ही करती रही तो वह उसे ही फिनिश कर देगी। वह कहता है कि वह एमसी को खुद उठा लेगा। इसके बाद लॉर्ड एल्केमिस्ट एमसी को उठाकर अपने कंधे पर डाल लेता है जैसे उसका वजन कुछ भी ना हो। जब वे हॉल से गुजरते हैं तो लोग गॉसिप करने लगते हैं कि कैसे फैमिली का फेलियर एनिक्स को हरा गया। एक स्माइल के साथ डैन फिलियन रियलाइज करता है कि लड़के की विक्ट्री के रूमर्स पहले ही हर जगह फैल चुके हैं। वह सोचता है कि यह लड़का बोल्ड है या बस रेकलेस, लेकिन वह जानता है कि इसके बाद एमसी फेमस हो जाएगा। एक सीरियस लुक के साथ लॉर्ड एल्केमिस्ट उस कमोशन का एक इंपॉर्टेंट डिटेल याद करता है। एनेक्स के चेहरे पर जो हेट्रेड का लुक था वह उसे वॉरिड कर देता है। उसे लगता है कि यह राइवल जल्दी ही कुछ करने वाला है। बाहर पहुंचकर वह एमसी को वार्न करता है कि जब तक वह उसकी रिसर्च में हेल्प नहीं करेगा तब तक वह मर नहीं सकता। 9 हफ्ते बीत जाते हैं। हम एमसी को हार्ड ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं ताकि वह रिकवर कर सके और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन सके। आखिरकार वह उस सीक्रेट ब्लो से हुए डैमेज से बाहर आ जाता है और अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाता है। उसे याद आता है कि वह एनिक्स से भी ज्यादा बुरी हालत में था और घर लौटे वक्त कैरेज में बेहोश हो गया था। इसी वजह से उसे अफसोस होता है कि वह अपने राइवल की स्किल्स स्टील करने के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया।
सीरियस लुक के साथ एमसी उन दो तरीकों के बारे में सोचता है जिनसे वह एबिलिटी चुरा सकता था। पहला स्टैंडर्ड मेथड था और दूसरा यह कि अपोनेंट को अपनी ही स्किल की वैल्यू कम समझने पर मजबूर करना। वह एनिक्स पर दूसरा मेथड यूज करने वाला था, क्योंकि अगर तुम अपोनेंट को ओवरवेलमिंग तरीके से हरा दो तो यह काम आसान हो जाता है। वुडन जॉइंट एक ही ब्लो में डिफीट हो गया था। इसका मतलब एनिक्स के दिमाग में डाउट फैलना चाहिए था। इसलिए एमसी को पूरा यकीन होता है कि चाहे थोड़ा टाइम लगे, राइवल की रिकवरी स्किल आखिरकार उसकी होगी। एक ऐसे फेलियर से हारकर जिसे वह डिस्पाइज करता था, एनेक्स अपनी ही एबिलिटी की वैल्यू पर शक करने लगेगा। फिर एमसी डिसाइड करता है कि आने वाले एकेडमी ईयर में जीनियस को सरपास करने के लिए वह पूरा साल ट्रेनिंग करेगा। लेकिन तभी उसके थॉट्स इंटरप्ट होते हैं। अरियादोम उसके रूम के डोर पर आकर उसे बुलाता है। बटलर उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका भाई बैरॉन आ चुका है। वह यह भी बताता है कि लड़का उसके मैसेजेस 2 बार रिफ्यूज कर चुका है। थका हुआ एमसी कहता है कि अब वह उसे इग्नोर नहीं कर सकता और बटलर से उसे अंदर भेजने को कहता है। काउच पर बैठी बियांका उसे पानी का गिलास ऑफर करती है। एमसी उसके काइंड जेस्चर के लिए थैंक्स करता है। इसके बाद लड़की पास आकर कहती है कि उसे पसीने की स्मेल आ रही है। यह सुनकर एमसी सरप्राइज हो जाता है। वह अपनी शर्ट सूंघता है और सोचता है कि क्या यह ऑरा यूज करने की वजह से है या फिर इरोजन की स्मेल का उसे आदत पड़ गई है। बियांका पूछती है कि क्या वह वॉश करने जाएगा। एमसी मना कर देता है क्योंकि वह फिर से बाहर जाने वाला होता है। सीरियस फेस के साथ बियांका उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसके पास ना आए। उसके एटीट्यूड से एमसी सरप्राइज हो जाता है और मजाक में कहता है कि क्या वह अपने फियांसे को ऑर्डर्स दे रही है। वह सोचता है कि लड़की बड़ी हो गई है और पहले से ज्यादा असर्टिव हो चुकी है। इसके बाद वह प्लेफुली उसका पीछा करता है और पूछता है कि क्या वह उससे बच सकती है। वह रिफ्लेक्ट करता है कि वह बियांका को छोटी बहन की तरह देखा है, इसलिए उसे टीज करना पसंद करता है। लेकिन वह जानता है कि रिग्रेशन से पहले जो लोग उसे जानते थे अब वे उसे ठंडी नजरों से देखेंगे। उसी वक्त आर्थर का एक विजन उसके दिमाग में आता है। आर्थर के चेहरे पर बहुत सीरियस और जजमेंटल लुक होता है। हीरो पूछता है कि क्या वह पीस में रहकर सॉफ्ट हो गया है और क्या वह इस तरह की डिस्ट्रैक्शन के साथ आने वाली तबाही को रोक पाएगा। आर्थर की इमेज धीरे धीरे फेड हो जाती है। एमसी अपने पुराने फॉर्मल लीडर का नाम सोचता है। वह मानना नहीं चाहता, लेकिन एंड के अलावा आर्थर हमेशा फ्रंट लाइंस पर लड़ने वाला हीरो था। अचानक एक आवाज उसे इंटरप्ट करती है। एमसी सोचता है कि आर्थर अब क्या कर रहा होगा। बैरोन गुस्से भरी नजरों से उसे देखता है और कमेंट करता है कि लगता है वह अपनी फियांसे के साथ काफी एंजॉय कर रहा है। एमसी सरप्राइज होकर मुड़ता है और कहता है कि कभी कभी ब्रेक लेना जरूरी होता है। बैरोन शॉक हो जाता है क्योंकि जो लड़का पहले उससे डरता था अब वही उसके सामने खड़ा है और एनिक्स के साथ हुई फाइट के बारे में पूछ रहा है। एमसी पूछता है कि बैरोन यहाँ क्यों है, जबकि उसे तो बिजी होना चाहिए। इस पर बैरोन उल्टा सवाल करता है। बैरोन कहता है कि उसने सुना है लाहलान एकेडमी सोशल स्टेटस के बिना भी एग्जाम के जरिए स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करती है। एक हल्की स्माइल के साथ एमसी कहता है कि फिर उसके भाई को भी एकेडमी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। यह सुनते ही बैरोन पूरी तरह गुस्से से भर जाता है। वह सोचता है कि क्या यह लड़का जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रहा है। उसके दिमाग में वालहाई फैमिली की पावर और डर बैठा हुआ नाम आता है। वह खुद उस पूरी लीनिएज का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। इसी वजह से वह सिर्फ इसलिए पढ़ाई करने के आइडिया पर स्कॉफ करता है क्योंकि एमसी ने एनिक्स को हरा दिया था। वह उसे एक जो कह देता है। एमसी शांत रहते हुए एग्री करता है और कहता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए एकेडमी में एंट्री को लेकर चिंता होना बिल्कुल नेचुरल है। बैरोन एमसी के कूल एटीट्यूड से और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर वह अपने विजिट का असली रीजन रिवील करता है। वह कहता है कि वह यहाँ एमसी को एक डायरेक्ट ऑर्डर देने आया है। ऑर्डर ये होता है कि एमसी को माउंट गैरलैक जाना होगा इरोजन को रोकने के लिए। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसे मिशन आमतौर पर 15 साल की उम्र के बाद ही स्टार्ट होते हैं। बैरोन स्माइल करते हुए कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वह उसका गार्डियन होगा। फिर वह उसे डरपोक कहकर टॉन्ट करता है। एमसी समझ जाता है कि यह प्लान उसकी एबिलिटी टेस्ट करने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए है, इसीलिए वह जाने के लिए एग्री कर लेता है। वह सोचता है कि वह पीएस से ज्यादा इरोजन का आदी हो चुका है और चाहे यह एक ट्रैप ही क्यों ना हो, उसके पास अपना प्लान है। बियांका उसे जाते हुए देखती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। एमसी उसे वार्न करता है कि यह इरोजन से रिलेटेड है और उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। बियांका कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखती है। वह उसके ऑर्डर पर सवाल करती है जैसे मानने का कोई इरादा ही ना हो। बैरोन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। एमसी कहता है कि दुनिया की इरोजन रोकने के लिए एक लड़के को भेजना बिल्कुल absurd है। इतना कहकर वह बियांका को अपनी तरफ खींचता है। वह कहता है कि वह उसकी फियांसे है और उसका भाई किसी बच्चे की बात सीरियसली नहीं लेगा। एमसी अपने भाई का सामना एक सीरियस और चैलेंजिंग लुक के साथ करता है। जो भी आगे आने वाला हो उसके लिए वह रेडी होता है। यह देखकर बैरोन पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है। वह नफरत से दांत पीसता है लेकिन बिना कुछ कहे मुड़कर चला जाता है। एमसी उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर वह बियांका के सिर पर हाथ फेरता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है। बियांका कहती है कि उसने कुछ खास नहीं किया। एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसे अभी पता नहीं है कि उसने क्या किया। बियांका वॉरिड एक्सप्रेशन के साथ उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज लास्ट टाइम की तरह दोबारा बेहोश न हो। एमसी कॉन्फिडेंट जेस्चर के साथ उसे गुड बाय कहता है और निकल पड़ता है। बियांका उसे मिशन पर जाते हुए देखती रहती है।
इसके बाद इरोजन के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। दुनिया का इरोजन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें रियलिटी दूसरी डायमेंशन से इन्वेड हो जाती है। इसकी वजह से करप्टेड और बेहद डेंजरस लाइफ फॉर्म्स अफेक्टेड लोकेशंस में निकल आते हैं। कुछ केसेस में नॉर्मल मॉन्स्टर्स के अलावा जगह का टेरेन भी म्यूटेट हो जाता है। अगर इरोजन बहुत आगे बढ़ जाए तो पूरा एरिया ही दूसरी डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे कि माउंट गैरलैक पर हुआ स्वॉर्म। एक नाइट कहता है कि इरोजन 3 स्टार है और प्यूरिफिकेशन तब स्टार्ट होगी जब लॉर्ड अराइव करेगा। दूसरा नाइट कहता है कि 3 स्टार इरोजन एक्सपर्ट्स की एक स्क्वाड के लिए इजी होनी चाहिए। वह ये भी ऐड करता है कि बैरॉन एक एडवांस्ड एक्सपर्ट है, उसके लिए इरोजन लॉर्ड को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी बीच बड़ा भाई आगे आता है और एमसी को बहुत सीरियस तरीके से नाम लेकर बुलाता है। एक इंटिमिडेटिंग लुक के साथ बैरॉन रिवील करता है कि वह उसे यहाँ इसलिए लाया है ताकि वह फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन कर सके। एमसी सरकास्टिकली एग्री करता है और मन ही मन सोचता है कि उसका भाई आखिर किस तरह के एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। फिर वह रिफ्लेक्ट करता है कि इतने प्रेशर के बावजूद उसने बैरॉन को फॉलो किया और इसके पीछे सिर्फ एक ही पर्पस था। वह एक प्रोविजनल मेथड टेस्ट करना चाहता था जो उसने पॉसिबल पावर आउटबर्स्ट को सप्रेस करने के लिए डेवलप किया था। अगले ही पल फॉरेस्ट के बीच एक जॉइंट बीटल को एक डार्क और पावरफुल अटैक से बीच से काट दिया जाता है। वहीं नाइट्स शिकायत करते हैं कि मॉन्स्टर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्रैश शांत लेकिन गंभीर आवाज में वार्निंग देता है कि इस क्रीचर का सिर नहीं है, लेकिन फिर भी यह काटा है और फैलता है, इसलिए सबको अपनी ऑरा मजबूत रखनी चाहिए। एक नाइट उसकी काल्मनेस देकर हैरान हो जाता है और पूछ बैठता है, क्या क्रैश पहले कभी इरोजन से डील कर चुका है? क्रैश हल्के से जवाब देता है कि वह सिर्फ 13 साल का है और इतनी कम उम्र में ऐसा एक्सपीरियंस होना वैसे भी अजीब ही होगा। ब्रोइन जोर से हंस पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, यह यूजलेस ब्रैट इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, जबकि वह अभी ठीक से इरोजन जोन में घुसा भी नहीं है। उसे याद आता है जब वह 15 साल की उम्र में पहली बार इरोजन जोन में गया था तो उसका सारा घमंड वहीं टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ क्रैश मन ही मन सोचता है, ये हालात मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस के सामने कुछ भी नहीं है। हल्की सी स्माइल के साथ वह तय करता है कि ब्रोइन उसे अपने लेवल पर कंपेयर ही नहीं कर सका। लेकिन ब्रोइन के दिल में डर बैठने लगता है, अगर क्रैश बड़ा होकर शार्लेट जैसा बन गया और उसे पीछे छोड़ दिया तो। वह तलवार के एक ही वार में कई मॉन्स्टर्स काटे हुए सोचता है, कहीं ऐसा ना हो कि वॉलहाई फैमिली का असली फेलियर आखिर में वही निकले। अचानक क्रैश उसका नाम पुकारता है। ब्रोइन के काले ख्याल टूट जाते हैं। क्रैश वार्निंग देता है कि वे लोग ऑलमोस्ट उस जगह पहुंच चुके हैं जहां इस वक्त इरोजन लॉर्ड मौजूद है। ब्रोइन हंसते हुए कहता है कि वे लकी हैं क्योंकि सामने सिर्फ एक ही लॉर्ड है और यह उसकी पिछली मिशन से आसान लग रही है। लेकिन क्रैश तुरंत बोलता है, इसी वजह से उन्हें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। 3 स्टार इरोजन लॉर्ड जो अकेले ही करप्शन को सस्टेन कर रहा हो। ये सुनते ही नाइट्स के चेहरे उड़ जाते हैं। ब्रोइन गुस्से में चिल्लाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी बच्चे की बातों से उनका मोरल नहीं टूटना चाहिए। ये बस 3 स्टार है, हम इसे जल्दी खत्म कर देंगे। क्रैश समझ जाता है कि नाइट्स उसके बिना भी ठीक रहेंगे। अब उसका ध्यान अपने असली काम पर जाता है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे वर्ल्ड इरोशन की प्रेजेंस बेहद इंटेंस महसूस होती है। वह सोचता है, एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को मास्टर करने के बाद उसकी परसेप्शन बहुत शार्प हो चुकी है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, यहाँ की पूरी एनर्जी को निगल लेना। क्रैश सारी इरोजन एनर्जी को एक साथ अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके शरीर में अनबेरेबल पेन दौड़ जाता है। अगले ही पल वह प्रेशर सह नहीं पाता और जोर से खून थूक देता है। सभी नाइट्स की नजर क्रैश पर पड़ती है। उसे इस हाल में देखकर सब घबरा जाते हैं, लेकिन क्रैश काम वॉइस में कहता है, बस फिसल गया था। ब्रोइन उसे उठाने की ऑफर करता है, लेकिन क्रैश खून से सने हाथ से मना कर देता है। उसके लिए यह सब एक्सपेक्टेड था। मैन्युस्क्रिप्ट के मुताबिक पहला स्टेप यही था, अपनी ऑरा को इरोजन एनर्जी के साथ मर्ज करना। अब उसे बस इस नई ऑरा के फ्लो को ऑब्जर्व करना है जो उसके शरीर में एंडलेसली सर्कुलेट कर रही है। धीरे धीरे इरोजन एनर्जी अब्सॉर्ब होकर उसके अंदर पूरी तरह मर्ज हो जाती है। एक नया कलर बनता है, ऐसा कलर जिसे ओवरराइट नहीं किया जा सका। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो जाती हैं। क्रैश खुद इस पावर की इंटेंसिटी से चौंक जाता है। उसके चारों तरफ डार्क ऑरा फैल जाती है। वह सोचता है, अगर यही आउटबर्स्ट के बाद बचता है तो कोई नॉर्मल इंसान यह पावर सह ही नहीं सका। इसीलिए क्रैश डिसाइड करता है अब उसे वह फॉरबिडन टेक्निक यूज करनी होगी। उसे याद आता है उसका एक एंसेस्टर जिसने अपनी आईसाइट खो दी थी। उस एंसेस्टर ने एक सीक्रेट आर्काइव खोजा था, लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से वह किताबें पढ़ नहीं पाया और उसने पूरी लाइब्रेरी सील कर दी। हालांकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उसने वहां सिर्फ एक ही किताब छोड़ी थी। ये सब सोचने के बाद नीली ऑरा के साथ क्रैश अपनी पावर अनलीश करता है। उसके चारों तरफ इंटेंस एनर्जी घूमने लगती है। यह टेक्निक ऑरा बेस्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। फिलहाल क्रैश इसे सिर्फ अपनी उंगलियों तक एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इतना भी काफी है। वह मुस्कुराता है। उसे महसूस होता है कि यह जगह अब पूरी तरह इरोजन में डूबी नहीं है।
इरोजन डेंसिटी कमजोर पड़ चुकी है, उसके होंठों के किनारे खून लगा होता है, लेकिन क्रैश उसे पहुंचकर खुद को संभाल लेता है। वह जानता है यह सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है, इरोजन एनर्जी हमेशा खतरा बनी रहेगी, इसीलिए उसे अब भी बियांका की स्नोडॉल कर्स चाहिए कंप्लीट कंट्रोल के लिए। फिर भी वह मुस्कुराता है और सोचता है कम से कम इस बार मैंने आउटबर्स्ट को खुद सप्रेस कर लिया। यह उसके गोल की तरफ एक और कदम है। अचानक उसकी सिक्स्थ सेंस अलर्ट हो जाती है। उसे एहसास होता है कोई बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। क्रैश सामने देखता है एक जॉइंट मॉन्स्टर जिसके शरीर से एक अजीब सा ह्यूमन फेस्ड आर्म निकला हुआ होता है। वह क्रीचर सो रहा होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी लाल आंखें खुल जाती हैं और वह सीधे क्रैश को घूरने लगता है। एक नाइट डर के मारे चीख पड़ता है। उनके ठीक सामने इरोजन लॉर्ड खड़ा होता है। वह मॉन्स्टर एक भयानक दहाड़ मारता है जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। बरोइन उस मॉन्स्टर की शक्ल देखकर सन्न रह जाता है। क्रैश भी चौंकता है और तभी हमें पता चलता है इस डीमन का नाम है थाउजेंड फेस डीमन। बरोइन बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकालता है। नीली ऑरा उसके चारों तरफ फैल जाती है। क्रैश को अपने भाई की टेक्निक याद आती है, इग्निस। अगले ही पल बरोइन की तलवार आग में लिपट जाती है। एक ही वार में वह डीमन नाइट्स को ऐसे उड़ा देता है जैसे वे कुछ भी नहीं हो। क्रैश चुपचाप देखता रहता है। एक नाइट बरोइन की ताकत देकर बोल उठता है, उसकी इग्निस स्किल कितनी डिस्ट्रक्टिव है। बरोइन सभी नाइट्स को कम्बैट के लिए तैयार होने का हुक्म देता है। तभी रिवील होता है यह मॉन्स्टर 4 स्टार इरोजन बीस्ट है। क्रैश को फ्लैशबैक आता है जब बरोइन ने इग्निस से उसका हाथ जला दिया था। वह सोचता है रिग्रेशन से पहले मेरा भाई सच में पागल था। हल्की मुस्कान के साथ वह सोचता है इतने सालों में देखते हैं अब वह कितना बदला है। और उसी पल क्रैश अपना डार्क ऑरा अनलीश कर देता है। अचानक डीमन दर्द से चीख उठता है। एक पर्पल एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को निगल लेती है। एक नाइट घबराकर चिल्लाता है, ये वही कर्ज है जो चेहरों को मिटा देती है। इसी कर्ज की वजह से इतने एक्सपीरियंस नाइट्स भी ठीक से फाइट नहीं कर पा रहे थे। एक नाइट कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, भागो जितनी जल्दी हो सके। लेकिन तभी बरोइन गुस्से में चिल्लाता है और सबको आगे बढ़ने का आदेश देता है। वह अपनी पूरी ताकत से अटैक करने को तैयार हो जाता है। बरोइन अपनी फ्लेम से डीमन के चेहरे पर वार करता है। डीमन दर्द से तड़पते हुए जोर से चीख उठता है। बाकी नाइट्स बरोइन की इमेंस पावर देकर दंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमन पूरी तरह आग में घिर जाता है। उसकी बॉडी धीरे धीरे टूटने लगती है। एक जबरदस्त छलांग लगाकर बरोइन डीमन पर पावरफुल फायर स्लैश मारता है। वह चिल्लाकर कहता है, हार मत मानो, मैं सबके लिए ओपनिंग बनाऊंगा। बरोइन को देखकर नाइट्स का हौसला बढ़ जाता है। वे भी फाइट में कूद पड़ते हैं। इसी बीच बरोइन मन ही मन सोचता है, क्या क्रैश यह सब देख रहा है? वह इधर उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन क्रैश कहीं दिखाई नहीं देता। उसके मन में ख्याल आता है, कहीं क्रैश पहले ही लड़ाई में गिर तो नहीं गया। वह फिर से खुद को फोकस करता है और फाइट जारी रखता है। तभी अचानक डीमन खून के आंसू रोने लगता है। यह देखकर बरोइन भी चौंक जाता है। डीमन की बॉडी पर मौजूद सारे चेहरे भी रोने लगते हैं। हर चेहरे पर सिर्फ यातना और दर्द दिखाई देता है। अचानक उन चेहरों में से एक का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा उतर आता है। बरोइन समझ जाता है सिचुएशन अब बेहद डेंजरस हो चुकी है। उसे तुरंत एक्शन लेना होगा। डीमन अपनी बॉडी से कई टेंटिकल्स निकालकर बरोइन की तरफ फेंकता है। बरोइन हवा में ही एगिल मूवमेंट से उन अटैक को डोडज कर जाता है, लेकिन उसे शॉक लगता है। वह सोचता है, इतना क्रशिंग प्रेशर आखिर आ कहां से रहा है। बरोइन तय करता है अब डेमन को जिंदा छोड़ना ऑप्शन नहीं है। वह सारे नाइट को आदेश देता है, एक साथ अटैक करो। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसकी खुद की टेक्निक नलिफाई हो जाती है। बरोइन समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है। वह कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देखता है। वह चिल्लाकर नाइट्स को हिम्मत रखने को कहता है। आखिर वे वॉल हाई फैमिली से हैं। लेकिन तभी वह देखता है सारे नाइट्स जड़ हो चुके हैं। उनके चेहरे गायब हैं। वे बिल्कुल फेसलेस स्टैच्यूज की तरह खड़े हैं। बरोइन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, ये कर्स है। और सबसे डरावनी बात यह थी, उसने डीमन को छुआ भी नहीं था। उसी पल बरोइन को एहसास होता है अब तक जो कुछ भी हो रहा था सब डीमन का ट्रैप था। वह समझ जाता है डीमन ने उसे शुरू से ही बेवकूफ बना रखा था। इसके बाद हमें बरोइन के पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक अंधेरी बारिश से भीगी रात। बरोइन कीचड़ में फिसल जाता है। वह सोचता है अगर मैं यहाँ रुका रहा तो यहीं मेरा एंड हो जाएगा। जमीन पर पड़े बरोइन को लगता है कि इस हालत में वह पूरी तरह अनाहिलेट हो जाएगा। तभी एक विशाल हाथ उसकी ओर बढ़ता है, बिना किसी दया के उसे कुचलने के लिए। बरोइन सोचने लगता है, ठीक इसी पल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले ही पल वह खुद से सवाल करता है, क्या यही मेरी दर्दनाक मौत का पल है। तभी एक आत्मा प्रकट होती है। वह उसे बेवकूफ कहती है, उसकी नाकाबिलियत पर ताना मारती है। वह बताती है कि उसकी बहन उसे बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी है और भागने की कोशिश में वह अपने सारे नाइट्स खो चुका है।
वह कहती है, उस जैसे दयनीय फेलियर को यहीं मर जाना चाहिए। अगले ही पल एक भयानक विशाल मॉन्स्टर उसे कुचलने के लिए पैर उठाता है। ब्रोइन डर से कांप जाता है और जोर से चीख पड़ता है। वर्तमान में डीमन उसी पल का फायदा उठाकर उस पर एक बेहद ताकतवर पंच मारता है। अतीत में क्रैश बारिश के बीच अपने घायल भाई को घसीटते हुए खतरे से बाहर निकाल रहा होता है। ब्रोइन मुश्किल से होश में आता है और बड़ी मुश्किल से अपने बचाने वाले को देख पाता है। क्रैश हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा है तू होश में आ गया। ब्रोइन हैरानी से पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? वह खुद भी हैरान होता है कि वह जिंदा कैसे बच गया। क्रैश बताता है कि उसने सब कुछ दूर से देखा था और खुद उसे वहां से बाहर निकाला। ब्रोइन चिढ़ते हुए कहता है, अब मैं खुद चल सका हूं। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा इंसान जो ऑरा तक इस्तेमाल नहीं करता कुछ कर सकता है। क्रैश शांति से पूछता है, क्या तुझे वाकई किसी मदद की जरूरत नहीं है? गुस्से और घायल प्राइड में ब्रोइन दांत पीसता है और चिल्लाता है, मुझे किसी बेवकूफ की मदद नहीं चाहिए। वह तलवार के सहारे खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसका चेहरा डर से भर जाता है। वह पूछता है, क्या डीमन पास ही है और हम उससे कितनी दूर हैं? क्रैश कहता है, ठीक ठीक नहीं पता। तभी अचानक एक बैरियर बन जाती है। क्रैश समझाता है, वर्ल्ड इरोजन शायद पूरी तरह सील हो चुकी है। ब्रोइन घबरा जाता है क्योंकि अब मॉन्स्टर को मारे बिना बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह गुस्से में गालियां देने लगता है। क्रैश उसका नाम लेकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर वह बताता है, शार्लेट ने उसे एक सीक्रेट आर्ट सिखाई थी जिससे इस लड़ाई को खत्म किया जा सकता है। वह बताता है, यही टेक्निक उसने सैंक्चुरी में एनिक्स के खिलाफ इस्तेमाल की थी। ब्रोइन को याद आता है, वे दोनों एक ही माँ की संतान हैं, इसीलिए उनका बॉन्ड खास है। फिर भी उसे शक होता है, क्या वह टेक्निक डीमन को मार पाएगी? क्रैश पूरे यकीन से कहता है, हाँ। वह कहता है, कुछ किए बिना इरोजन में मरने से बेहतर है रिस्क लेना। वह हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, अगर तू मुझ पर भरोसा नहीं करता तो मैं समझ सका हूं। फिर वह उसकी प्राइड को छूते हुए पूछता है, लेकिन क्या तुझे शार्लेट की ताकत पर भरोसा है? ब्रोइन बिना सोचे तुरंत हाँ कह देता है। वह जानता है शार्लेट एक जीनियस है, लेकिन वह वार्निंग देता है, अगर प्लान फेल हुआ तो हम दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। क्रैश मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा प्लान किसी भी हालत में फेल नहीं होगा। इसके बाद अंधेरे जंगल में दोनों स्ट्रैटेजी लागू करने की तैयारी करते हैं। झाड़ियों में छिपे हुए वे देखते हैं कि 1000 फेस डीमन उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रैश पूछता है, इग्निस रेडी है? उसका भाई हाथ में उठती हुई आग दिखाकर हामी भर देता है। सब कुछ तैयार देकर क्रैश बोलता है, अब जीतने का प्लान शुरू करते हैं। क्रैश सबसे पहले अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलता है ताकि उस क्रीचर का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। नीली ऑरा के साथ वह शार्लेट की सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। क्रैश अपनी आंखें बंद करता है और पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करता है। नीली ऑरा देकर ब्रोइन हैरान रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है, इतना जबरदस्त फोकस मैंने पहले कभी क्रैश में नहीं देखा। उसे एहसास होता है कि क्रैश के चारों तरफ जो ऑरा है वह बिल्कुल अलग है। इतनी प्योर और पावरफुल ऑरा उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। ब्रोइन को याद आता है कि वह हमेशा क्रैश को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब उसे खुद पर शक होने लगता है। जिस ऑरा को मैं कभी मास्टर नहीं कर पाया वो क्रैश ने कैसे कर लिया? तभी क्रैश की आवाज उसे होश में लाती है, भाई ब्रोइन, इग्निस दो। ब्रोइन तुरंत हामी भरता है। उसके हाथ में आग जल उठती है और अगले ही पल क्रैश की नीली सोड इग्निस की आग से ढक जाती है। अब क्रैश के चारों तरफ एक बेहद खतरनाक फायर ऑरा जलने लगता है, बिल्कुल ब्रोइन जैसा, बल्कि उससे भी ज्यादा फियर्स। ब्रोइन गौर करता है, क्रैश की आग उसकी अपनी आग से कहीं ज्यादा तीखी है। उसे तुरंत समझ आ जाता है, इस सोड के साथ क्रैश उस 1000 फेस डीमन को मार सकता है। उसे याद आता है कैसे उसने अपने सारे नाइट्स खो दिए थे और बस अपनी जान बचाकर भागा था। अगर क्रैश इस मॉन्स्टर को हरा देता है तो इसका मतलब साफ है, वाले फैमिली का फेलियर अब मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। क्रैश बिना रुके आगे बढ़ता है। एक ही जबरदस्त फायरी अटैक में वह मॉन्स्टर पर वार करता है। एक पल में सब कुछ खत्म, क्रीचर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ब्रोइन स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी अभी क्या देखा। आग का धमाका पूरे इलाके को रोशनी से भर देता है। बारिश रुक जाती है। स्वैम्प वापस हरा भरा और शांत दिखने लगता है। तभी धूप के बीच से क्रैश सामने आता है। शांत आवाज में वह बोलता है, लड़ाई खत्म हो चुकी है। ब्रोइन जबरदस्ती मुस्कुराता है, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। उसका प्राइड पूरी तरह टूट चुका होता है। अगले ही पल वह गुस्से में पलटकर चिल्लाता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वह पीछे से अटैक करता है, लेकिन क्रैश पहले से तैयार होता है। वह आसानी से अटैक ब्लॉक कर लेता है। ब्रोइन घबरा जाता है। वह समझ नहीं पाता, इग्निस काम क्यों नहीं कर रही? क्रैश ठंडी आवाज में बोलता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी स्किल चुरा ली है। मिशन में मदद करने के लिए धन्यवाद भाई। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वह आगे कहता है, अच्छा लगा ये देखकर कि तू अब भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। उसी पल ब्रोइन की स्किल अनलॉक कंडीशन सामने आती है। उसके लिए जरूरी था इग्निस का एक हिस्सा सौंपना, यह मानना कि क्रैश उससे सुपीरियर है और उसका घमंड पूरी तरह टूट जाए। अगले ही पल क्रैश उसे एक जोरदार पंच मारता है। अब इग्निस मेरा है। ब्रोइन दर्द से चीख उठता है। उसकी बांह आग में घिर जाती है। वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर पड़े ब्रोइन को क्रैश बेहद गंभीर नजर से देखता है। वह उसका नाम पुकारता है। क्रैश बताता है, शुरुआत में वह सच में चाहता था कि सबके साथ ठीक से रहे, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, चीजें कभी वैसी नहीं हुई जैसी वह चाहता था। उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई।
सबने हमेशा उसके साथ दुश्मनी दिखाई। उसे याद आता है औसत बचपन से ही ब्रोइन कैसे उसे नीचा दिखाता रहा, बेइज्जत करता रहा। क्रैश कहता है, भाई होने की वजह से मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद तू मुझे एक्सेप्ट कर ले। वह ब्रोइन से पूछता है, दर्द हो रहा है? फिर ठंडी नजर से कहता है, मैं भी ऐसे ही तड़पा था जब तूने मुझे जलाया था। इसके बाद क्रैश अपने भाई को लात मारकर दूर फेंक देता है। जमीन पर पड़े हारे हुए ब्रोइन को वह तिरस्कार भरी नजर से देखता है। हल्की सी हंसी के साथ क्रैश साफ आसमान की तरफ देखता है। वह सोचता है, इतनी तबाही के बाद भी मौसम कितना अच्छा है। वॉलहाई मेंशन में वापस नाइटली ऑर्डर के एनाहिलेट होने की खबर फैल जाती है। लोगों को बताया जाता है कि इरोजन को 5 स्टार लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया था, जिसे सिर्फ टॉप एक्सपर्ट्स ही संभाल सकते थे। ब्रोइन के फ्यूनरल में लोग आपस में कहते हैं कि क्रैश सिर्फ अपने भाई की सैक्रिफाइस की वजह से जिंदा लौट पाया। ब्रोइन का एक बटलर गुस्से में सोचता है, एक फेलियर कैसे अकेला जिंदा बच गया, लेकिन हेड बटलर उसे चुप करा देता है। वह सख्त आवाज में कहता है, ब्रोइन की इच्छा का सम्मान करो, उसने अपने भाई की रक्षा की। वहां से जाते हुए क्रैश ये सब सुन लेता है। ब्रोइन की कुर्बानी बेकार मत जाने देना। क्रैश मन ही मन सोचता है, सबने मेरी कहानी मान ली है, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। वह सोचता है, अपने भाई की वजह से इस एक्सपीडिशन में उसे बहुत कुछ मिला। अब वह ब्लड पॉइजन इस्तेमाल कर सकता है और सिक्स्थ सेंस से आउटबर्स्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा इग्निस स्किल के जरिए उसने एक और ताकत अनलॉक की है, ब्लैक फ्लेम। उसे एहसास होता है कि यह ब्लैक फ्लेम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल है। भविष्य में ये उसके लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड बनने वाली है। अब बस एक ही प्रॉब्लम बची है, वर्ल्ड्स एरोशन में हो रही अजीब फेनोमेना की इन्वेस्टिगेशन। वह किसी को अंदर बुलाता है। वह उसे अंदर बुलाता है और मन ही मन सोचता है कि अब तक वर्ल्ड इरोजन के असली कारण का पता नहीं चल पाया है। उसे याद आता है वह वर्ल्ड इरोडर जो एक सपने में ट्रैप है और सिर्फ अपने अनडेड सर्वेंट्स की आंखों से ही दुनिया को देख सकता है। इसका मतलब साफ है, बहुत जल्द उसका सामना किसी अनडेड सर्वेंट से होने वाला है। तभी अचानक कोई उसे पुकारता है। वह पलटता है और देखता है कि सामने एक लड़की खड़ी है। लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मैं सफीरा हूँ, वर्ल्ड इरोजन इन्वेस्टिगेशन टीम से। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्रैश की नजर उसकी गर्दन पर बने ब्लैक स्टार मार्क पर पड़ती है। यह देखते ही उसका शरीर टेंस हो जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे इतनी जल्दी ऐसा निशान दिखेगा, इसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालता है और एक फेक सी स्माइल दे देता है। लड़की थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है। अगले ही पल क्रैश उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और उसके अंदर मौजूद अनडेड से बात करने लगता है। यहीं हमें पता चलता है कि इस लड़की के अंदर भी एक अनडेड मौजूद है। हालांकि इस अनडेड स्पीसीज के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती। क्रैश उस अनडेड से कहता है, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग डील प्रपोज करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी इमोर्टैलिटी मिटा दूंगा। लड़की की मुस्कान खतरनाक हो जाती है। गहरी आवाज में वह पूछती है, तो क्या तुम कोई रिग्रेसर हो? वह बताती है कि वह कुछ और ढूंढ रही थी, लेकिन इतना अनएक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग प्रे मिलने की उसे उम्मीद नहीं थी। फ्लैशबैक में हम अगस्त नाम के एक जकड़े हुए आदमी को देखते हैं, क्रिम्सन गार्डन, जिसे अनडेड भी कहा जाता है। क्रैश को याद आता है कि रिग्रेशन से पहले आर्थर के कहने पर उसने उसकी इमोर्टैलिटी चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा। आर्थर समझाता है कि अगर ऐसा हो जाता तो अनडेड अपनी सारी एनर्जी रीजनरेशन में खर्च कर देता और अपने सर्वेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। आर्थर की एक साथी कहती है कि उसे थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि उसके इतने सर्वेंट्स सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वह जकड़ा हुआ था। लेकिन दूसरी लड़की उसे डांटे हुए कहती है, क्या तुम भूल गई कि इसी आदमी की वजह से हमें कितना कुछ सफर करना पड़ा था? आर्थर कहता है कि अब अनडेड की प्रॉब्लम हल हो चुकी है। तभी ऑगस्ट अपनी लाल आंखें खोलता है और कहता है कि पूरी सिचुएशन बेहद शर्मनाक है। वह जोड़ता है कि अफसोस की बात है कि वे उसकी इमोर्टैलिटी चुरा नहीं पाए। आखिर उसकी स्किल चुराने की शर्त यह थी कि सामने वाला उससे ज्यादा ताकतवर हो, जो पूरी तरह इम्पॉसिबल है। वर्तमान में लौटकर क्रैश पूछता है कि उसे रिग्रेसर समझने की वजह क्या थी। वह जवाब देती है कि जब कोई बच्चा इतना दुस्साहसी सौदा पेश करे तो वह सिर्फ रिग्रेसर ही हो सकता है। वह एंटिटी उसे झूठा कहती है और बोलती है कि रिग्रेसर समय से परे मौजूद किसी को मार नहीं सकता। क्रैश कहता है कि यह झूठ नहीं है। इतना कहकर वह अपनी कर्स स्टीलिंग स्किल एक्टिवेट कर देता है और इन्वेस्टिगेटर की तरफ डार्क एनर्जी का हमला छोड़ देता है। वह फीमेल हैरान रह जाती है क्योंकि वह जानती थी कि क्रैश की ब्लैक होल टेक्निक उसका कर्स चुरा सकती है। हालात देखते हुए वह मुट्ठी भींच लेती है, लेकिन तभी उसके अंदर मौजूद अनडेड बोलता है कि उसने दुनिया की इरोजन सिर्फ इसलिए बढ़ाई थी ताकि कोई ऐसा मिले जो उसके अस्तित्व का अंत कर सके। इसी वजह से वह क्रैश की तरफ देखती है और पूछती है कि उसके प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं। क्रैश समझाता है कि उसे ताकतवर बनने के लिए उसका साथ चाहिए, वरना उसकी स्किल एक्टिवेट नहीं होगी। दृढ़ नजर के साथ वह आखिरकार क्रैश के साहसी प्रस्ताव को मान लेती है। वह अपना परिचय देती है, द क्रिम्सन गार्डन, और कसम खाती है कि वह उसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनाएगी। दूसरी तरफ उसकी एनर्जी के प्रेशर से क्रैश काफी दूर तक धकेला जाता है। तभी वह समझ जाता है कि यह उसकी असली बॉडी भी नहीं है। वह सोचता है कि क्रिम्सन गार्डन आर्थर जितनी ही ताकतवर है और उसकी मदद से वह और भी मजबूत बनेगा। वह तय करता है कि चाहे उसे इरोजन लॉर्ड की ताकत ही क्यों न लेनी पड़े, वह दुनिया की इरोजन रोकेगा।
यहीं पर नैरेटर बताता है कि रूल्स के हिसाब से इस लाइफ में आर्थर की रिग्रेशन स्किल वापस आर्थर के पास जा चुकी है, यानी अगर अभी क्रैश मरता है तो वह खुद को दोबारा रिग्रेस नहीं कर पाएगा। कहानी प्रेजेंट में आती है। क्रैश मुस्कुराकर उस लेडी से कहता है कि अब से वह उसकी मदद पर भरोसा कर रहा है। तभी वह उसका चेहरा पकड़कर जोर से कहती है कि उसे मास्टर बुलाए। क्रैश चौंक जाता है। क्रैश खुद को छुड़ाता है और चलते हुए कहता है कि अब वह आखिरकार अपने घर लौट सकता है। यह सुनकर वह लेडी पूछती है, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? क्रैश बताता है कि इस घर को छोड़े उसे काफी समय हो चुका है और फिलहाल वह पाइन मैंशन में रहता है। तभी एक हुड पहनी वल्किरी बताती है कि घर की मालकिन उसे बुला रही है। क्रैश को यह सुनकर हैरानी होती है कि उसे उसकी माँ बुला रही हैं। वह सोचता है कि क्या अफवाहों के बाद अब उन्हें उसमें दिलचस्पी हो गई है। वल्किरी पुष्टि करती है और बताती है कि उसे एक और बहुत जरूरी बात बतानी है। घर के लॉर्ड यानी उसके पिता भी उसे देखना चाहते हैं। यह सुनते ही क्रैश चौंक जाता है। वह सोचता है कि उसका पिता एक डेमीगॉड है। शायद उसने तारों के जरिए उसमें कुछ अजीब महसूस कर लिया हो। वल्किरी चेतावनी देती है कि तब तक उसे लेडी आर्या के आदेश पर मेन हाउस में ही रहना होगा। क्रैश सोचता है कि वह समय बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि बियांका उसका इंतजार कर रही है। वह पूछता है कि क्या सच में यह आदेश उसके पिता की तरफ से आया है। इतना कहकर क्रैश फैसला करता है कि वह अभी नहीं रुकेगा। वह साफ कह देता है कि जब उसके पिता सच में उसे बुलाएंगे तब वह खुद आ जाएगा। यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। खिड़की से लेडी आर्या सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। जाते जाते क्रैश यह भी कह देता है कि अगर उसके पिता चाहें तो वह खुद आकर उससे मिल सकते हैं। इसके बाद क्रैश बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कैरेज एज्योर पाइन मैंशन की तरफ बढ़ने लगती है। कैरेज में बैठकर क्रैश खुद को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि आखिरकार अब वह वापस अपने घर जा रहा है। साथ ही वह यह भी साफ करता है कि फिलहाल वह मेन हाउस में नहीं रहना चाहता। तभी खिड़की के पास एक छोटा सा लाल डीमन प्रकट होता है और उसे बदतमीज डिसाइपल कहकर बुलाता है। क्रैश तुरंत शिकायत करता है और कहता है कि किसी बर्ड के लिए लाल रंग कुछ ज्यादा फ्लैशी नहीं है क्या? उस पर डीमन जवाब देती है, अब से मुझे क्रिम कहकर बुलाओ। और आगे बढ़ने से पहले यह बताया जाता है कि यह बर्ड वही लड़की है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। फिलहाल उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर रखा है। इसके बाद वह अपना कलर ब्लैक कर लेती है और क्रैश से पूछती है, अब तो ठीक है ना? क्रैश उससे बहस करता है और उसे इडियट कह देता है। बोलता है कि वह उसके काले दिल जितनी ही काली है। कुछ देर बाद कैरेज आखिरकार एज्योर पाइन मैंशन पहुंच जाती है। क्रैश क्रिम को वार्निंग देता है कि मैंशन में एक सफेद बालों वाली लड़की है और उसे उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आना होगा। अचानक एक हुडेड लड़की सामने आती है और पूछती है, तो क्या तुम उसी की बात कर रहे थे? और हम देखते हैं कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि बियांका ही होती है, जो क्रैश का बहुत क्यूट अंदाज में स्वागत करती है। क्रैश मुस्कुराते हुए क्रिम की तरफ देखता है और कहता है, देखा, मैंने कहा था ना। तभी आरियोटो दौड़कर आता है और वह भी क्रैश का वेलकम करने लगता है। क्रैश उससे पूछता है कि उसकी एब्सेंस में यहाँ कुछ हुआ तो नहीं। आरियोटो बताता है कि लॉर्ड डार्लिंग की तरफ से एक लेटर आया है। यह सुनते ही क्रैश थका हुआ सा साई करता है। लेटर में लिखा होता है कि डिस्क्रीशन डिजीज का इलाज तैयार है और लॉर्ड अल्केमिस्ट उसे जल्द खुद लाएगा। क्रैश आरियोटो को आदेश देता है कि डैन फिलियन का अच्छे से स्वागत किया जाए क्योंकि वह उनका बेनिफैक्टर बनने वाला है। इसके बाद आरियोटो बताता है कि बियांका क्रैश के लिए बहुत परेशान थी। जब उसे पता चला कि वह इरोजन में फंस गया है तो वह किसी भी हाल में उसे ढूंढने मेन हाउस जाना चाहती थी। यह सुनकर क्रैश का दिल पिघल जाता है और उसकी आंखों में सीरियसनेस आ जाती है। वह सोचता है कि उसने हाल ही में बियांका का लॉक चेक नहीं किया। तभी एक पर्पल ऑरा बियांका के चारों ओर फैल जाती है। क्रैश देखता है कि कर्स अनलॉक करने की पहली कंडीशन, उसका दोस्त बनना, पूरी हो चुकी है। यह देखकर क्रैश पूरी तरह शॉक में चला जाता है। हम देखते हैं कि क्रैश पूरी तरह स्टंड खड़ा है जब उसे रियलाइज होता है कि बियांका का पहला लॉक फाइनली अनलॉक हो चुका है। उसका रिएक्शन देखकर बियांका नोटिस कर लेती है और तुरंत पूछती है कि कहीं उसके फेस पर कुछ लगा हुआ तो नहीं है। क्रैश थोड़ा हकलाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह बस एक नए कंपेनियन को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। उसी वक्त क्रिम उड़ते हुए आगे आता है। क्रैश उस क्रो को बियांका के सामने इंट्रोड्यूस करता है और उसका नाम बताता है, क्रिम। बियांका उसे हवा में पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए बार बार अपने नए फ्रेंड का नाम दोहराती है। फिर वह उसे कसकर हग करती है और खुशी से कहती है कि यह कितना सॉफ्ट है। यहीं पर क्रैश रियलाइज करता है कि बियांका को एनिमल्स बहुत पसंद हैं, लेकिन अगले ही पल क्रैश का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वह किसी और ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि आखिर सेकंड लॉ को अनलॉक कैसे किया जाए। उसे पता है कि इसके लिए उसे बियांका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बनना होगा। वह मन ही मन ऑप्शन सोचता है, पेरेंट्स, चाइल्ड, क्लोज फ्रेंड, लेकिन क्योंकि वे दोनों एंगेज्ड हैं तो सबसे लाइकली ऑप्शन लवर ही है। इधर बियांका लगातार क्रो को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्रिम बार बार उसके हाथों से उड़कर दूर चला जाता है। बियांका उसे एक डिटर्मिन्ड लुक से देखती है। साफ लगता है कि वह अपने नए फ्रेंड को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। तभी क्रैश का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। वह सोचता है कि रिग्रेशन से पहले बियांका का लवर बनना, वह भी बिना इमोशंस के, यह कभी कंडीशन ही नहीं थी।
उसी वक्त क्रिम उड़कर क्रैश के सिर पर बैठ जाता है और कैजुअली कहता है कि बियांका को वह पसंद है। क्रैश अंदर ही अंदर उसकी बात से अग्री कर लेता है। तभी क्रिम उसे नाम लेकर बुलाता है। क्रैश पूछता है कि अब उसे क्या जानना है। क्रिम कहता है कि वह उसकी स्ट्रेंथ कंफर्म करना चाहता है। वह वार्न करता है कि प्ले टाइम खत्म हो चुका है और अब उन्हें ट्रेनिंग फील्ड जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रैश जमीन पर पड़ा हुआ है, पूरी तरह बीटन अप हालत में। क्रिम उसे देखकर डिसअपॉइंटेड होकर कहता है कि यही उसकी लिमिट है। वह पूछता है, क्या यही एक रिग्रेसर की सीमा होती है? क्रैश जवाब देता है कि उसने पहले ही कहा था वह एक फेलियर है। क्रिम बोलता है कि शायद वह अब तक सीक्रेट आर्ट्स और रिग्रेशन एक्सपीरियंस के दम पर यहां तक पहुंचा है, लेकिन फिर वह वार्न करता है कि अगले 5 सालों में एक ट्रू जीनियस आएगा जो उसकी सारी मेहनत को पीछे छोड़ देगा। तभी क्रिम के चारों ओर डार्क ऑरा फैल जाती है। वह कहता है कि इन सब के बावजूद अभी भी होप बाकी है। फिर वह अपना डिमोनिक फॉर्म रिवील करता है और कहता है कि रॉ टैलेंट उसके सामने कुछ भी नहीं है। वह क्रैश को याद दिलाता है कि उसकी असली एबिलिटी है दूसरों का टैलेंट स्टील करना, क्योंकि उसके पास खुद का कोई टैलेंट नहीं है। क्रिम प्रॉमिस करता है कि वह उसे उस बॉटमलेस पिट से बाहर खींच लाएगा और एक दिन वह क्लाउड्स के ऊपर मौजूद हर चीज को कॉन्कर करेगा। लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने और अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए उसे एक लास्ट चैलेंज पास करना होगा। तभी अगस्त का स्पिरिचुअल फॉर्म सामने प्रकट होता है। वह क्रैश से कहता है कि उसे उसकी इमॉर्टैलिटी तक स्टील करनी होगी। क्रैश डिटर्मिन्ड स्माइल के साथ अपनी फिस्ट्स क्लेंच करता है और बिना एक पल सोचे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वह मून की तरफ देखता है और कहता है कि उसे यह कहने की जरूरत भी नहीं है कि वह सक्सीड करेगा, क्योंकि उसकी विक्ट्री पहले से ही तय है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। फिर हम एक बहुत ही सनी मॉर्निंग में क्रैश के मैंशन का सीन देखते हैं। अचानक डैन फेलियन बहुत एक्साइटेड होकर सामने आता है। वह क्रैश को हाथ हिलाकर बुलाता है और उसे डार्लिंग कहकर एड्रेस करता है। क्रैश कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि आखिर वह दोनों इतने क्लोज कब से हो गए। बिना पेशेंस खोए क्रैश उससे डायरेक्टली पूछता है कि जो आइटम उसने रिक्वेस्ट किया था उसका क्या हुआ। तभी लॉर्ड एल्केमिस्ट डैन फेलियन एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और प्राउडली रिवील करता है कि मेडिसिन फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। डैन फेलियन खुद को जीनियस बताते हुए ब्रा करता है। क्रैश कामली कहता है कि इसमें नया कुछ भी नहीं है, वह हमेशा से जीनियस ही रहा है। यह सिंसियर कॉम्प्लीमेंट सुनकर डैन फेलियन ब्लश कर जाता है। वह एक सैटिस्फाइड लाफ निकालता है और अगले ही पल एक्साइटेड होकर क्रैश को हग करने के लिए कूद पड़ता है। तभी क्रैश पैनिक में चिल्लाता है और अपने हाथ से डैन फेलियन को दूर धकेल देता है। लेकिन तभी डैन फेलियन को अचानक याद आता है कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। वह बताता है कि उसने सुना है कि एनेक्स काफी बदल गया है। यह सुनकर क्रैश थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। लॉर्ड अल्केमिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ट्रेनिंग छोड़ने के बाद भी सेंचुरी इंसिडेंट के बाद एनेक्स वापस लौटा, वह भी रिवेंज के साथ। यह सुनते ही क्रैश के चेहरे पर शेम आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि एनेक्स जैसा ट्रेटर भी कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो गया था और उसे यह सब अननेसेसरी लगता है। अनॉयड होकर क्रैश डैन फेलियन से कहता है कि वह अभी के अभी यहां से चला जाए। उसी वक्त क्रिम कमेंट करता है कि किंगडम कोई खास ग्रेट जगह भी नहीं है। तभी एंटिटी बोलती है कि क्रैश की वीक बॉडी एक्चुअली परफेक्ट है, क्योंकि वह पहले से प्लान कर चुका था कि उसे स्पिरिचुअल एलिक्सर से स्ट्रेंथन किया जाएगा। क्रिम कहता है कि क्रैश को लॉर्ड एल्केमिस्ट, जो एल्केमी स्टार के नीचे पैदा हुआ है, से एलिक्सर बनवाने के लिए कहना चाहिए। ये एक्सप्लेन किया जाता है कि स्पिरिचुअल एलिक्सर्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो फिजिकल एबिलिटीज और ऑरा दोनों को इंप्रूव करती हैं। तभी डैन फेलियन क्रैश के चीक पर एक किस दे देता है। क्रिम कामली बोलता है कि उसे फॉर्मूला पता है, बस उसे अल्केमिस्ट तक पास करना है। क्रैश डैन फेलियन को डार्लिंग कहकर बुलाता है और कहता है कि उसे उससे एक और रिक्वेस्ट करनी है। डैन फेलियन कंप्लेन करता है कि अभी तो क्रैश ने उसे जाने को कहा था। तभी क्रैश डायरेक्टली बोलता है कि उसे एक स्पिरिचुअल एलिक्सर बनानी है। इस पर लॉर्ड एल्केमिस्ट पूछता है कि क्या एनेक्स की खबर ने उसे अचानक मोटिवेट कर दिया है। क्रैश अश्योर करता है कि वह सारे कॉस्ट्स कवर करेगा और मन ही मन सोचता है कि वह पास लाइफ नॉलेज का यूज कर सकता है। इसके बाद क्रिम क्रैश से कहता है कि वह उसके वर्ड्स रिपीट करे। फिर वह एलिक्सर के इंग्रेडिएंट्स गिनाना शुरू करता है। जैसे जैसे क्रैश उस सीक्रेट फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता है, हम देखते हैं कि डैन फेलियन सस्पिशियस नजरों से सुन रहा होता है। लेकिन जैसे ही पूरी रेसिपी कंप्लीट होती है, डैन फेलियन पूरी तरह शॉक में आ जाता है। अगले ही पल वह पैनिक में अपना नोटबुक निकालता है और हर डिटेल डेस्परेटली लिखने लगता है ताकि कुछ भी भूल न जाए। लॉर्ड अल्केमिस्ट पूछता है कि उसे यह फॉर्मूला कहां से मिला। क्रैश कैजुअली कहता है कि यह एक फैमिली सीक्रेट है। यह सुनकर डैन फेलियन और भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। डैन फेलियन कहता है कि वह इस एलिक्सर को बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन रियल प्रॉब्लम रेयर इंग्रेडिएंट्स अरेंज करना है। वह बताता है कि व्हाइट स्नो, सोलर फंगस और गोल्डन ड्रैगन हर्ब जैसी चीजें इवन उसके लिए भी इजीली अवेलेबल नहीं है। यह सुनकर क्रैश कहता है कि वह अपनी वाइफ प्रियंका से पूछेगा, क्योंकि उसकी फियांसे की फैमिली हार्डन से है। इस पर डैन फेलियन अग्री कर लेता है। अब सिर्फ गोल्डन ड्रैगन हर्ब बचती है, जो ड्रैगन नेस्ट्स के पास उगती है और बेहद रेयर होती है। डैन फेलियन बताता है कि इसे ब्लैक मार्केट से खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर एम्पायर को पता चल गया तो सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन तभी वह मुस्कुराकर कहता है कि क्रैश जैसे लड़के के लिए एक और रास्ता है। यह सुनकर क्रैश क्यूरियस हो जाता है।
डैन फेलियन रिवील करता है कि यूथ मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का प्राइज ही गोल्डन ड्रैगन हर्ब है और यही उसे पाने का बेस्ट तरीका है। क्रैश कहता है कि वॉल होने के नाते टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तभी डैन फेलियन एक स्माइल के साथ कहता है कि उसके पास एक प्लान है और वह क्रैश को एक पिंक पोशन ऑफर करता है। क्रैश पोशन लेते हुए सस्पिशियस होकर पूछता है कि क्या यह उसे इनविजिबल बना देगा या कुछ ऐसा। बिना किसी वार्निंग के क्रैश पोशन पी लेता है। अगले ही पल वह दर्द से चीख उठता है। उसकी एगनाइजिंग स्क्रीम पूरे रूम में गूंज जाती है और तभी शॉकिंगली क्रैश एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डैन फेलियन कैजुअली कहता है कि अगर कोई पहचान ही नहीं पाएगा तो एंट्री आसान हो जाएगी। लॉर्ड एल्केमिस्ट उसे हग करते हुए कहता है कि बस उसे एक फेक लड़की बनना है। क्रैश गुस्से में चिल्लाता है कि उसे तुरंत वापस नॉर्मल बना दे। इधर क्रिम पूरी सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन होता है जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। वहीं अपनी ऑरा रिलीज करते हुए गर्ल बनी क्रैश डैन फेलियन से पूछती है कि क्या वह उसके साथ मजा कर रहा है। यह सुनते ही लॉर्ड एल्केमिस्ट पूरी तरह टेरिफाइड हो जाता है।